मुझे एक एक्सप्रेस डिलीवरी मिली है। उसमें लिटिल पीपल के राज्य का प्रवेश द्वार था। वहाँ के ग्रामीण 3 साल से भूखे थे और अब वे मिट्टी खाने लगे थे। मैंने जल्दी से अपने पास की सुनहरी कुरकुरी कैंडी को तोड़कर नीचे बिखेर दिया और परिणाम स्वरूप मिट्टी खाने वाला वह ग्रामीण हैरान रह गया। उसने जमीन पर बिखरे हुए कुरकुरे टुकड़ों को उठाया और एक बड़ा सा निवाला खा लिया। कितना स्वादिष्ट और मीठा! आसमान से सचमुच केक गिर रहा था। यूं किंगयाओ इंतजार नहीं कर सकी। वह जमीन पर से भोजन उठाकर घर की ओर भागी, क्योंकि उसकी बहन, जिसका स्वभाव बहुत उतावला था, अपने परिवार का बोझ कम करने के लिए खुद को फांसी लगाने की तैयारी कर रही थी। जब यू किंगयाओ घर पहुंची, उसने अपनी बहन को रोका, जो पहले से ही छत से एक सफेद रिबन लटका चुकी थी। वह खुशी से यूं किंगहवान की ओर मुड़ी। किंगहवान, आसमान से भोजन गिरा है, अब हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। यूं किंगयाओ ने अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया, जिससे उसकी बहन यूं किंगहवान सीधे जमीन पर गिर पड़ी। यूं किंगहवान ने अपनी बहन के हाथों में रखे भोजन की ओर देखा और अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कर ली। भोजन, यह कहाँ से आया? यूं किंगयाओ ने रहस्यमय ढंग से दरवाजे की ओर इशारा किया। उसकी बहन यूं किंगहवान तुरंत उठकर बाहर भागी। जब यूं किंगहवान ने सचमुच आसमान से भोजन की बारिश होते देखी, उसने तुरंत अपनी गाल को जोर से पिंच किया। जब तक उसे असली दर्द महसूस नहीं हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि वह सपना नहीं देख रही थी। यूं किंगहवान ने आसमान की ओर टकटकी लगाए देखी। उसे अनजाने में एक बड़े मर्दाना हाथ के स्पष्ट जोड़ दिखाई दिए, जो पुरुष विशेषताओं वाले थे। उसने देखा कि गिर रहा कीमती भोजन उसके हाथों से कुचले हुए टुकड़ों से बना था। यूं किंगहवान ने तुरंत अपना मुंह खोलकर चिल्लाया, दीदी, देखो, आसमान में एक आदमी का हाथ है। क्या वह एक देवता है? यूं किंगयाओ ने अपनी बहन की बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने सीधे टोकरी अपनी बहन की बाहों में थमा दी। तुम क्या कह रही हो? यह क्या रख रखाव की बात है? जल्दी से भोजन इकट्ठा करो, कहीं कोई उसे चुरा न ले। यूं किंगहवान ने ऊपर इतनी स्पष्ट दिख रही बड़े हाथ को देखा, जो उसकी आंखों के सामने था। उसने अनायास ही आसमान की ओर उंगली उठाई। वहीं पर, दीदी, क्या तुम्हें सचमुच वह नहीं दिख रहा? यूं किंगयाओ ने आसमान की ओर देखा, जहां सिर्फ सफेद बादल थे और कुछ नहीं था। उसने तुरंत अपनी बहन के माथे को छुआ। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। बहन, क्या तुम भूख से पागल हो गई हो? कोई बात नहीं, दीदी का भोजन भी तुम्हें ही मिलेगा। यह कहते हुए यूं किंगयाओ ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए कुरकुरे केक को अपनी बहन के मुंह में डाल दिया। इस समय यूं किंगहवान ने अपनी पिछली शंकाओं को भी नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में बस उसके मुंह में रखा कुरकुरा केक था। इसका स्वाद मीठा और कुरकुरा था, बस स्वर्ग जैसा स्वादिष्ट था। यूं किंगयाओ ने अपनी बहन के चेहरे पर खुशी के भाव देखे और तुरंत राहत महसूस की। वह तुरंत दरवाजे से बाहर भागी और शुरू हो गई। ग्रामीणों के साथ भोजन इकट्ठा करना। उसे डर था कि अगर वह थोड़ी देर भी हुई तो बाद में पछताना पड़ेगा। अन्य ग्रामीण, जो पहले जमीन पर गिरा भोजन खाने में व्यस्त थे, अब केवल अपना पेट भरने के लिए ही नहीं खा रहे थे। सभी लोग अपने चावल के डिब्बे लेकर घर वापस गए और जमीन पर से भोजन पैक करके घर ले जाने लगे। आखिरकार एक बार पेट भरने और हर बार पेट भरने में बहुत अंतर था। ग्रामीण अभी भी बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जमीन पर बहुत सारा भोजन था। अभी तक ग्रामीणों के बीच कुछ नहीं हुआ था। एक निवाले की खातिर खींचतान। इस वक्त शरारत करने वाले बच्चों का एक झुंड हैरानी से आसमान की ओर देखने लगा। और इधर बड़ों की फुर्सत ही न थी। तुरंत अपने बच्चों को खींच कर ले गए। गांव वालों को बच्चों की बात पर जरा भी यकीन नहीं था। उन्हें बस यही लगा कि ये खेलने और आलस करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। बड़ों के दबदबे के कारण बच्चे बस चुप रहना ही बेहतर समझे और फिर सबने मिलकर बड़ों की मदद करना शुरू कर दिया अनाज घर पहुंचाने में। लेकिन पल भर में ही गांव वाले सब अपने अपने घर के कामों में जुट गए और अभी जो अनाज मिला था उसे कैसे संभालें। उस समय हर किसी के चेहरे पर अब मायूसी नहीं रही। जो पहले भौहें तानकर इस छोटी सी दूधिया मिठाई को देखकर भी, जो रोज पेट भरने तक को कुछ भी नहीं मानते थे, आज वह भी बन गई पूरे गाँव के कई दिनों का राशन। लकड़ी के बक्से से गाँव वालों ने निकाला इतना अनाज जो बस पेट भर सके। फिर बचा हुआ अनाज सारा जमीन के तहखाने में रख दिया। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले मिठाइयों को सहेजकर सूखा राशन बना रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें थोड़ा और लंबे समय तक खा सकें। ये नजारा देखकर मुझे दिल ही दिल में बहुत तरस आया। छोटे से देश के ये गांव वाले वाकई इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। मेरी नजर पेटी में बची हुई 4 टुकड़े दूधिया मिठाई पर पड़ी तो मुझे अचानक शर्म आ गई। ये जो मीठी चीजें हैं जिन पर मैं कभी आंख भी नहीं डालता था, लेकिन अब ये छोटे लोगों की जीवन रेखा बन गई थी। मैंने सोचा था कि आगे भी बची हुई दूधिया मिठाई सबको छोटे छोटे टुकड़ों में मसल कर बांट दूं, लेकिन जब मैंने छोटे लोगों को देखा तो वे पहले ही आग जलाने की तैयारी में लग चुके थे। तो मैंने फौरन यह ख्याल छोड़ दिया, आखिर बाद में भी मौका मिलेगा छोटों को खिलाने का, मैं पहले इनकी मदद ही कर देता हूँ और इनका रहने का माहौल थोड़ा बेहतर बना देता हूँ। मुझे भी नहीं पता इस जगह कितने समय से बारिश नहीं हुई। खेतों की फसल सब सूखकर खाक हो चुकी थी। जो मिट्टी पहले उपजाऊ थी वह अब कठोर पत्थर जैसी बन गई थी। लेकिन मेरे पास अभी, मैंने थोड़ा देखा और फिर तय किया कि पहले सिस्टम से आए डिब्बे को कहीं सुरक्षित जगह रख दूं। यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, अगर किसी की नजर पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं असल में एक ऐसे उपन्यास में घुस आया था जहाँ मैं एक शापित खलनायक बन गया था। सिस्टम ने कहा था बस मुझे सफलता से मुख्य किरदारों को बुरी तरह तोड़ देना था तो मैं सफल होकर पा सकता था भारी इनाम और असल दुनिया में वापसी। इसने सोचा था कि यह सुनते ही मैं सीधे बिस्तर पर ढेर हो जाऊंगा और मिशन को ठुकरा दूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं बचपन से ही अनाथ था। हर दिन गुजारा करने के लिए मुर्गी से भी पहले उठता था और बैल से भी देर तक जागता था। मेरी असली जिंदगी के मुकाबले यहाँ तो सच में जन्नत जैसा सुकून था। मैं वापस जाने का ही चुनाव करूंगा।
最后竟然直接快递给我一个小人国。 और आखिरी हुक्म दे दूंगा, अगर मैं छोटी दुनिया की ठीक से देखभाल न कर पाऊं तो सिस्टम की मार पड़ेगी, सबसे सख्त सजा। अब कोई चारा नहीं, मुझे बस सिर हिलाकर मानना पड़ेगा। लेकिन अपनी मौजूदा पहचान में मैं तो यूनू जोंग का संप्रदाय प्रमुख हूँ। एक छोटी दुनिया को पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूँ और बात भी नहीं बन रही। मैंने टिफिन बॉक्स उठाया और विशाल संप्रदाय प्रमुख के शयन कक्ष में घुस गया। इस दौरान मैंने देखा था टिफिन बॉक्स के भीतर की हालत। भले ही मैं वहाँ से गुजर रहा था, बहुत भटकाऊ शेरों वाले रास्ते से, टिफिन बॉक्स के छोटे लोगों ने जरा भी कुछ असामान्य महसूस नहीं किया। मैंने टिफिन बॉक्स नीचे रखकर मुड़ते ही वहाँ से निकल लिया। मूल स्मृतियों के अनुसार जादू चलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि सामने ही करीब का किंगयुन शिखर है। यहाँ यूनू जोंग है, सबसे बड़ा एक शिखर, और मूल रूप से 4 शिष्यों का ठिकाना भी है। बिल्कुल सही, ये चारों शिष्य ही सिस्टम है जिन्हें पहले यातना देने की बात कही गई थी। बस वे सह लें तो उस दुष्ट प्रतिपक्षी के चौंकाने वाले शोषण से आगे चलकर जरूर पैदा होगा भारी संभावनाओं का, और इंसानों में भी नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन मुझे तो लोगों को सताने की कोई आदत ही नहीं। मैं किंगशान शिखर की रसोई की तरफ चला गया। इस समय वे 4 व्यंजनों और एक सूप वाली मेज सजा रहे थे। चौथी शिष्या रुआन किंगजी ध्यान न दे पाई और मुझसे टकरा गई। खुशकिस्मती से मैं फुर्तीला था और मैंने डिब्बा संभाल कर थाम लिया, लेकिन खाने का सूप फिर भी बच नहीं सका और मेरी आस्तीन पर लग गया। रुआन किंगजी ने जब मुझे कांपते देखा तो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी। गुरुजी, माफ कीजिए, यह जानबूझकर नहीं था। अरे बच्ची, मैं देख रहा था कि बिल्कुल साफ सूरज सी चमकती और प्यारी लड़की इस वक्त डर से कुड़कर माफी मांगने को घुटनों पर आ गई है, और वजह निकली सिर्फ इतनी की उसने संप्रदाय प्रमुख के कपड़े गंदे कर दिए। मैंने तुरंत सिर हिलाया और बेख्तियार एक सांस छोड़ी। मूल स्वयं तो सचमुच कमाल है, इतनी बेचारी लड़की को भी डांट खाते नहीं दे सकती। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा। कोई बात नहीं, आगे से मुझे देखकर इतना डरने की जरूरत नहीं, कहकर मैंने बात पूरी की। रुआन किंगजी और भी ज्यादा घबरा गई। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसके साथ छूते ही रुआन किंगजी का शरीर रुक रुक कर कांपने लगा। उसे मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। आखिर में मुझे मजबूरन छोड़ देना पड़ा। रुआन किंगजी को उठाने का इरादा लगता है मूल की साख 4 शिष्यों के सामने इतनी कम हो चुकी थी कि नाम भी नहीं बचा। पता नहीं मूल ने आखिर उन्हें कैसे सताया होगा। मेरी नजर मुड़ी उसके हाथ के डिब्बे की ओर और आंखों में हल्की सी हैरानी चमक गई। डिब्बे में 4 व्यंजन और एक सूप, न सिर्फ रंग रूप से मन लुभाने वाला, सुगंध नाक में बस जाए, और तो और एकदम परफेक्ट शाकाहारी मेल, पोषण भी संतुलित। मेरे चेहरे पर हैरानी छा गई। रुआन छिंगजी की ओर देखकर पूछती हूँ, यह किसके लिए खाना है इतना भरपूर? गुरुजी, यह आपका खाना है। थोड़ा सादा है, कृपया बुरा मत मानिए। मेरे मुंह के किनारे से बस एक आह निकल गई। ये खाना भी भला सादा कहलाता है? सच में सोचने की हिम्मत ही नहीं होती। आम लोगों का रोज का खाना तो पता नहीं कैसी रईसी भरी जिंदगी रही होगी। मैं 2 बार फीकी हंसी हंस पड़ा। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। गुरु के नाते रुआन छिंगजी को देखते हुए उसकी आंखों में कुछ उलझन थी। मैं जल्दी से बात पलट देता हूँ। हाँ, ये सारे खाने वैसे भी मैं खा नहीं पाऊंगा। अच्छा, अभी कुछ छोटी मकड़ियां पाली हैं, तुम इन्हें काटकर मेरे लिए 2 पकवान बना दो और मेरी नई पाली हुई पालतू चीजों को खिला दो। मैं हाथ उठाकर थाली में पड़े चिकन की ओर इशारा करता हूँ और उसे शक्कर सरके में पहुंचा दो। रुआन छिंगजी का चेहरा सवालों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी बात मानकर विनम्रता से करने लगी। शायद डरती है कि मेरा मूड खराब न हो जाए और मैं किसी पर हाथ साफ कर दूं। मैं कमर से एक जेड पेंडेंट निकालता हूँ। यह एक जगह वाली शक्ति रखने वाला जादुई उपकरण है। उस जगह के भीतर अमर मार्ग की चीजें बहुत कम है, लेकिन इस बेकार सिस्टम ने इसे भी एक घपला बना दिया। न सिर्फ जन्मजात यादें पूरी तरह स्वीकार भी नहीं हुई, यहाँ तक कि उपन्यास में प्रतिभा और खजाने वाली जगहें सब धुंधली सी हो गई हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ कुछ बातें ही पता हैं, जन्मजात आधार वाली पहचान की जानकारी, बाकी कुछ भी नहीं पता। अगर हर शिष्य किरदार के हिसाब से साफ साफ अलग न होता तो मुझसे शायद फिर से गलत आदमी पहचान लेने जैसी नाक कटाने वाली बेवकूफी हो जाती। लेकिन स्पेस वाले जादुई उपकरण अमर जगत में कब के बेस्वाद और साधारण हो चुके हैं। इनकी एक ही खासियत है कि खाने के खराब होने की चिंता नहीं रहती, जब चाहे निकाल लो। खाना हमेशा ताजा ताजा गर्म रहता है। मैं हाथ हिलाता हूँ, अगले ही पल घड़े का पानी पलक झपकते गायब हो जाता है और फिर पलटकर देखता हूँ ताजी सब्जियां एक तरफ रखी हैं। तभी मैं रुआन छिंगजी को इशारा करके साथ ही सब्जियों को भी काटने को कहता हूँ। आखिर पहली बार ही तो है कि छोटे लोगों के लिए खाना तैयार कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा सादा भी तो नहीं होना चाहिए। मैं ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचता हूँ और क्या क्या तैयार करना चाहिए। मैं रसोई की सारी सामग्री एक बार छान मारता हूँ। आखिर में नजर टिकती है लकड़ी के टब में उछलती कूदती मछली पर। मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैंने तुरंत उंगलियां चटकाई। हाँ, छोटे लोग इतने लंबे समय से भूखे हैं, शरीर को मिलने वाला पोषण अब शायद संभलेगा नहीं। मैं इनके लिए एक और भाप में पकी मछली बनाता हूँ, कुछ और उच्च प्रोटीन जोड़ दो। कहते हुए मैंने बाहें चढ़ाई। उत्साह से भरा मैं चूल्हे की तरफ बढ़ा। चाकू उठाते ही मछली काटना शुरू कर दिया, पर सोचा न था कि बगल की रुआन किंगजी यह देखकर बुरी तरह घबरा गई और समझ बैठी कि मैं उन्हें सताने की कोई नई चाल चला रहा हूँ। नई चाल। तुरंत घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगी। गुरुदेव, बुरा हुआ। यह देखकर मैंने बस चाकू नीचे रख दिया ताकि कोई मुसीबत ना हो। ठीक है। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगा तो क्या अब भी ठीक नहीं होगा? तुम जल्दी उठो।
हिलना डुलना मत, सीधे घुटनों पर मत आ जाओ। हालांकि मुझे लगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रुआन किंगजी को देखते हुए इतनी डरावनी हालत में बेहतर है कि ज्यादा ना करूं। और फिर भी जन्मजात सेटिंग के खिलाफ जाना ठीक नहीं। रुआन किंगजी ने उठाकर मेरे बगल का चाकू और मेरी मछली काटने वाली असली ड्यूटी अपनी जिम्मे ले ली। लेकिन रुआन किंगजी के चेहरे पर जरा सी भी शक की रेखा चमक उठी और होंठों ही होंठों में बुदबुदाने लगी। गुरुदेव, यह क्या हो गया? इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या वह पहले ही हमारी चाल बदलकर हमें घेरना शुरू कर चुके हैं? नहीं, शाम को जल्दी ही बड़ी शिष्या को ढूंढना होगा, सोच समझकर। बहुत जल्दी रुआन किंगजी ने सारी सामग्री तैयार कर ली। इतना ही नहीं, बेहद बारीकी से खाने पीने की चीजों को पैक करके अलग अलग डिब्बों में रख दिया। क्या लड़कियां दिल की बहुत नाजुक नहीं होती? अगर मैं होता तो शायद इस परत तक सोच ही न पाता। मैंने संतोष भरी मुस्कान दिखाई। रवाना होने से पहले रसोई के फल और दूध साथ पैक कर लिए। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो देखा कि बौने लोगों वाले देश का कागजी डिब्बा नहीं बल्कि दुगना हो चुका था। डिब्बे के नीचे अचानक हवा में एक कागज भी प्रकट हुआ, जिस पर बौने लोगों वाले देश की शुरुआत और अंत लिखे थे। मैंने कागज निकाल कर देखा, बस ऊपर लिखा था, बौने लोगों वाले देश में 3 साल से भयंकर सूखा पड़ा है। गांव वाले कब के भूख से सूखकर लकड़ी जैसे हो चुके हैं। सलाह है कि मेजबान पहली बार शुरुआत और अंत में जितना हो सके हल्का फुल्का खाना चुने। तेल वाला, चिकना और तीखा सब वर्जित है। मैंने झट से माथा पीट लिया। अरे, यह बात तो मैं लगभग भूल ही गया था। अच्छा हुआ सिस्टम ने याद दिला दिया। लगता है अभी के लिए शुरुआत और अंत वाले मांसाहार नहीं चलेगा। मैंने शुरुआत और अंत की बातें लिखे कागज को पलट दिया। पीछे तो पूरे बौने लोगों वाले देश का नक्शा था। ऊपर अपग्रेड के नियम भी लिखे थे। हर 1000 जिन अनाज डालने पर एक नया नक्शा अनलॉक हो जाएगा। अभी प्रगति 6 में से 1 है। अचानक सिस्टम की चेतावनी गूंज उठी। बौने लोगों वाले देश के अपग्रेड नियमों का पता चला। अब मेजबान का कमरा बौने लोगों वाले देश से गहराई से जुड़ गया है। कागज का डिब्बा चाहे जितना बड़ा हो जाए, कमरे के अंदर की जगह भी अनंत तक बड़ी होती जाएगी, जब तक उसमें पूरा बौने लोगों वाला देश समा न जाए। लेकिन कमरे का कुल रूप रंग पहले जैसा ही रहेगा। बस मैं यह सुनकर भौहें उठाकर रह गया। सोचा न था कि सिस्टम में भी थोड़ा बहुत दिल तो है। असल में मैं स्तर बढ़ाने के बाद भी परेशान था कि लोगों की नजरों से इसे कैसे छिपाऊं। अब यह पूरी तरह सुलझ गया। मैंने फौरन काम शुरू किया और जगह से एक खाली कटोरा निकाला। फिर मैंने उसे थोड़ा सा हिलाया। पल भर में वह खाली कटोरा पानी से भर गया। मैंने कागज के डिब्बे में देखा, वह सूखी और फटी जमीन। तुरंत एक चम्मच से पानी भरकर डालना शुरू किया। गांव वालों की उन धान की क्यारियों में जिन पर उनका जीने मरने का सहारा टिका था। कभी कभी जब मैं ज्यादा भर देता था तो पानी को दूसरी जगह भी बहा देता था। इस समय गांव वाले पानी लेकर खेत सींचने ही वाले थे, लेकिन सबके चेहरों पर बादलों जैसा भारी सन्नाटा था। सिर्फ इसलिए कि महान हान राजवंश को 3 साल हो चुके थे और अनगिनत गांव वाले भूख से मर चुके थे या फिर खाना ढूंढते हुए भयानक जंगली जानवरों के मुंह का निवाला बन चुके थे। लेकिन फिर भी गांव वालों ने धान की खेती नहीं छोड़ी। आखिर यही तो उनकी एकमात्र चूल्हे की रोटी थी। यून छिंगयाओ बस पानी की बाल्टी उठाकर खेत सींचने ही वाला था, लेकिन पास खड़ी उसकी बहन यून छिंगहुआन ने फौरन उससे छीन लिया। दीदी, तुम तो इतनी दुबली पतली हो, ये काम मुझे करने दो। मैं कोई नाजुक गुड़िया नहीं हूँ, मेरी ताकत बहुत है। बोलते बोलते यून छिंगहुआन ने सीधे अपनी दीदी के हाथ से 5 जीन वजनी पानी की बाल्टी छीन ली। उसके चेहरे पर बड़ी ही हल्की मुस्कान थी, जैसे उसके हाथ में जरा भी वजन न हो। इसी वक्त पानी की एक बूंद यून छिंगहुआन की हथेली के पीछे गिरी, जिसका एहसास ठंडा और ताजा था। यून छिंगहुआन का चेहरा एक पल में खिल उठा। उसने फौरन बाल्टी नीचे रखी और सिर उठाया। परछाइयों भरा आसमान। यून छिंगयुन, बारिश हो रही है। यून छिंगहुआन की चौंकती हुई पुकार इतनी जोर से थी कि मेरे हाथ का चम्मच भी कांप गया और मैंने और भी पानी छिड़क दिया। इस पर गांव वाले भी एक साथ सिर उठाने लगे और खुद ही हैरान रह गए। हे भगवान, जल्दी देखो, वो क्या है? यून छिंगयाओ ने भी अपने ऊपर गिरती पानी की बूंदें महसूस की और जल्दी से सिर उठा लिया। नतीजा यह निकला कि ऊपर जो दिख रहा था वो बारिश थी ही नहीं, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई झरनाधार थी। बस इतना देखा कि यह उफनती हुई झरनाधार बड़े ही नियम से धान के खेतों को सींच रही थी और एक बूंद भी बाहर नहीं छीट रही थी। पल भर में ही पूरे गाँव के धान के खेत चुटकियों में पूरी तरह भिगो दिए गए। यह दृश्य देखकर यून छिंगहुआन इतना चौंकी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, यह तो बारिश है ही नहीं। क्या सच में कोई देवता हमारी देखभाल कर रहा है? इस समय गांव वाले भी सबके सब आंखें फाड़े मुंह बाए खड़े थे और फिर सबने तीखी सी चीख की। एक साथ श्रद्धा से देव पुरुष को प्रणाम किया। इसी समय एक ठंडी सी आवाज आई। सब लोग जल्दी देखो, देवता के हाथ में जो विशाल कुदाल है वो पलट रही है। यह बात निकलते ही गांव वालों की नजर फौरन अभी अभी बोलने वाली वेन लिंगशी पर टिक गई। हालांकि वह सिर्फ एक घराने की नाजों में पली बड़ी लड़की थी, लेकिन पढ़ी लिखी और बहुत समझदार थी। इसलिए वेन लिंगशी कम उम्र की लड़की होते हुए भी गांव वालों की इज्जत की हकदार थी। भीड़ में वेन लिंगशी से घुली मिली औरतें चेहरे पर चिंता लिए हुई थी। लिंगशी शिशु, तुम कब से मनगढ़ंत बातें करने लगे? ऊपर तो साफ साफ कुछ भी नहीं है।
वेन लिंगशी को गांव वालों ने कभी यकीन करते नहीं देखा और वह भी मान मनौवल करना छोड़ देती है क्योंकि उसे पता है चाहे कितना भी जाओ बात उल्टी ही पड़ेगी। दूसरे भी बस यही समझेंगे कि वह बकवास कर रही है। वेन लिंगशी चुपचाप सिर उठाकर आसमान को देखने लगी। अचरज में उसे मेरा सुंदर चेहरा भी साफ दिख गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वेन लिंगशी की नजरें जलती हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि उन ढेरों काले चेहरे वाले गांव वालों में वह बहुत अलग दिखती थी। उसकी त्वचा दूध जैसी उजली और चमकदार थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी टोकरी से निकली सफेद सी साफ रोटी। यह सोचकर मैं सिर ठोकने से नहीं रह सका। अब तो दिमाग भी खाने के समय पर पहुंचने वाला है। मैंने अभी तक गांव वालों से ठीक से बात भी नहीं की है। मुझे लग रहा था कि वेन लिंगशी मेरा असली चेहरा देख सकती है, तो क्यों न सीधे वेन लिंगशी को गांव वालों को संगठित करने के लिए कह दूं, इससे काम भी तेज होगा। मैंने सिर झुकाकर वेन लिंगशी से नजरें मिलाई। तुम्हारा नाम क्या है? वेन लिंगशी ने सोचा भी नहीं था कि मैं सीधे उससे बात करूंगा। वह घबरा गई और फौरन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन मुंह से मेरी अभी अभी की बात का जवाब देना भी नहीं भूली। देवी, मेरा नाम वेन लिंगशी है, तुम्हें क्या हिचक है? बच्चे भी जोश में आ गए। माँ, कद्दू। हालांकि लोग अब भी बच्चों की बातों पर पूरा यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन बच्चों की बार बार की कस्मों ने उन्हें रोक लिया। जब वे सिर उठाकर देखने लगे तो कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मुझे समझ आया कि छोटे लोगों के इस देश में नाबालिग बच्चों के अलावा शायद सिर्फ वेन लिंगशी और युन छिंगहुआन ही मेरा चेहरा देख सकती हैं। और अपने ही बच्चों की मनगढ़ंत बातें सुनकर गाँव वाले सब समझ बैठे कि उन पर कोई बुरी छाया पड़ गई है और परेशानियां बढ़ती ही गई। मैंने देखा कि गाँव वालों का ध्यान धीरे धीरे भटक रहा है। मैंने अब छिपना छोड़ दिया। धीरे से वेन लिंगशी और युन छिंगहुआन से कहा, अब बस तुम दोनों ही मुझे देख सकते हो। अब फौरन गांव वालों को खबर करो, घर के सारे चावल के मटके और पानी की बाल्टियां बाहर निकालो। मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रोटीन दूंगा ताकि शरीर में ताकत आ जाए। गांव वाले माने या न माने, बस जब मैं गर्मा गर्म खाना सबके सामने चमचमाता रख दूं तो सब कुछ अपने आप बिना लड़ाई के टूट जाएगा। वेन लिंगशी और युन छिंगहुआन ने जल्दी से सिर हिलाकर हामी भर दी, जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। फिर वेन लिंगशी ने बहुत सावधानी से पूछ लिया, देवी, पता नहीं हमें आपको कैसे पुकारना चाहिए? फिर मेरे और असली दुनिया की उम्र के फर्क को देखते हुए दोनों ने आपस में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं पाया, तो मैंने अपना नाम उन्हें बता दिया। मेरा नाम श्याओ जिंगहान है, आगे से मुझे देवी मत कहना। इतना कहकर मैंने देखा कि दोनों की क्या प्रतिक्रिया होती है और एक काठ की खाट पर बैठ गया। छोटे लोगों के देश की जरूरी जानकारी की किताब को ध्यान से पढ़ने लगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि छोटे लोगों को पालना इतना पेचीदा होता है, लेकिन अगर मैं उन्हें इस मुश्किल दौर से निकाल सकूं तो यह सच में बहुत संतोष की बात होगी। फिर मैंने चौथी शिष्या रुआन छिंगजी से बारीक कटा हुआ मछली का कीमा बाहर मंगवाया और टोकरी में बैठे छोटे लोगों को किनारे से देखता रहा। बस वेन लिंगशी फौरन उछलकर खड़ी हुई और जोर से बोली, सब लोग जल्दी घर जाओ, चावल के मटके और पानी की बाल्टियां सब आंगन में ले आओ, देवी हमें खाना देने वाली हैं। गांव वाले वेन लिंगशी को सचमुच पागल समझ बैठे थे। सिर्फ कुछ ऐसे लोग थे जो वेन लिंगशी का स्वभाव जानते थे। वे पलटकर वापस गए और वेन लिंगशी की बात के मुताबिक चावल के मटके और पानी की बाल्टियां तैयार करने लगे। लेकिन ज्यादातर गांव वाले अब भी बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। फटाफट बाल्टी हाथ से नीचे रख दी और अपनी धान की खेतों की ओर देखा। लेकिन कई गाँव वाले वेन लिंगशी से पूछताछ करने भी आए। लिंगशी बेटी, जो तुमने अभी अभी कहा, क्या वह सच है? क्या सच में कोई अमर भोजन दे रहा है? इस वक्त बेचैन स्वभाव वाली युन छिंगहुआन पहले ही फट पड़ी थी। पूछो पूछो पूछो, इतनी बार कह दिया फिर भी यकीन नहीं होता। जब दूसरे लोग अमर के लिए भोजन की बाट जोह रहे हो, तुम बिल्कुल भी लाल पीले मत होना। जैसे ही ये बात निकली तुरंत सब में हलचल मच गई। ज्यादातर गांव वाले राजी नहीं थे कि उन्हें एक छोटी सी लड़की डांट दे, लेकिन बहुत से समझदार गांव वाले चुपचाप घर लौट गए थे और चावल के घड़े व पानी की बाल्टियां ढूंढने लगे थे। बस देखते ही देखते आसपास के गांव वाले कम होते गए। पास खड़ी युन छिंगयाओ भी रुक न सकी और बोल पड़ी, वेन लिंगशी ने तो मेरी बहन को पढ़ाया भी है, मुझे उस पर भरोसा है। और वैसे भी इससे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होता। अगर नहीं मानते तो फिर भूखे ही मरते रहो। गांव वालों ने देखा कि चारों ओर भीड़ अब छटती जा रही थी। तभी उन्हें बात समझ आई। उनकी बात अब महज शक तक सीमित नहीं रही। छिंगयाओ, तुम ठीक कह रही हो। हम अब भी इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? क्या तुमने नहीं देखा, बहुत से लोग पहले ही खिसक लिए हैं। यह देखकर गांव वाले सब के सब जल्दी जल्दी घर भागे। सिर्फ 3 मिनट बीते थे और आधे से ज्यादा गांव वालों के आंगन में खाना और पानी रखने वाले चावल के घड़े और पानी की बाल्टियां रख दी गई थी। युन छिंगयाओ भी आधे भरोसे आधे शक से आसमान की ओर देखने लगी। अभी अभी जब वेन लिंगशी बोल रही थी तब भी वह पूरी तरह उन पर विश्वास नहीं कर पाई थी, बस इसलिए कि बहन युन छिंगहुआन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तब उसे लगा था कि वह भूख से चकरा गई है। अब सोचती है शायद बहन ने और वेन लिंगशी ने एक ही चीज देखी थी। असल में युन छिंगयाओ अपनी बहन को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन युन छिंगहुआन को मेरी चेतावनी याद आ गई और उसने फौरन बहन का हाथ झटक दिया। दीदी, मेरा एक अमर जीत दिया हुआ काम अभी पूरा नहीं हुआ है। युन छिंगहुआन बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखती आई थी। उसकी पकड़ कमाल की थी और उसमें जन्मजात ताकत भी थी। आम इंसान उसका सामना कर ही नहीं सकता था। और जब युन छिंगयाओ ने देखा कि बहन का मन पक्का है तो उसने भी और समझाने की कोशिश नहीं की। पहले मैं घर जाकर देख लेती हूँ। युन छिंगहुआन ने तुरंत घर घर जाकर दरवाजा खटखटाना शुरू किया और उन्हें बताया कि अमर जी भोजन बांटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जवाब में गांव वालों की बेरहम गालियां मिली। बस एक चेहरे पर झाइयों वाली औरत आई, कमर पर हाथ रखकर युन छिंगहुआन की ओर उंगली दिखाते हुए तैश में भर उठी। युन छिंगहुआन,
मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसी निकलेगी। हमारे घर का अनाज लूटने चली हो। यहाँ कोई मजाक नहीं है। हमारे घर में भी आज बहुत अनाज इकट्ठा हुआ है। हम तुम्हारा क्यों लूटेंगे? लेकिन युन छिंगहवान चाहे जितना समझाए, औरतों ने एक न सुनी। आखिरकार गुस्से से भरी युन छिंगहवान अब अपना सब्र खो बैठी और एक लात मारकर औरत के घर का बड़ा दरवाजा लात से खोल दिया। युन छिंगहवान की जन्मजात ताकत भी पल भर में काम आई। और औरत डर के मारे सन्न रह गई। लेकिन युन छिंगहवान बस उस औरत से यह चाहती थी कि घर में रखे खाली पानी के घड़े आंगन में ले आओ। औरत यह देखकर फिर कोई विरोध करने की हिम्मत न कर सकी। चुपचाप युन छिंगहवान की बात मान ली। सब कुछ पूरा होने के बाद युन छिंगहवान मुड़कर चली गई। दूसरे बंद दरवाजों वाले गांव वालों ने जब शोर सुना, युन छिंगहवान के और जोर से घर तोड़ने की नौबत आने से पहले ही वे खुद ही अपने दरवाजे खोल चुके थे। इसी बीच एक बूढ़ी औरत लकड़ी का डंडा पकड़े दौड़ती हुई आई। जानवर, मेरे घर का अनाज लूटने की कोशिश। पहले मेरी बूढ़ी दादी से तो पार पाओ। युन छिहुआन को यह बात तो पहले से ही आती है। उसने बिल्कुल शांत चेहरे से बूढ़े आदमी की लाठी को चकमा दिया, फिर हाथ पैर बड़ी फुर्ती से चलाए और बूढ़े आदमी के घर का बड़ा घड़ा आंगन में रख दिया। हुए बिना लौटे चला गया। युन छिहुआन ने यह सब पूरा कर लिया। बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। दूसरी तरफ वेन लिंगशी भी मेरी बात याद रखो, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाने की सूचना देना शुरू करो। थोड़ी ही देर में लगभग पूरे गांव के लोग अपने अपने आंगन में इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि युन छिहुआन से दंड पाए कुछ ग्रामीण भी। सबके चेहरे पर अब एक अजीब सी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। बस देखते ही देखते अगर कोई देवता सच्चा निकला तो क्या बात है। युन छिहुआन और वेन लिंगशी को सबकी फटकार झेलते हुए देखकर मैं सिर झुकाकर ग्रामीणों को देख रहा था। वे सब तैयारी कर चुके थे। फौरन टोकरी निकाली और कुछ मछली के मांस के छोटे टुकड़े काटे और पहले उन्हें युन छिहुआन के आंगन वाले बड़े घड़े में डाल दिया। युन छिहुआन और उसकी बहन ने तुरंत घुटने टेक कर आभार जताया। फिर मैं फिर से घर घर जाकर सूचना देने लगा, मछली के मांस के टुकड़े बांटने। मेरी इस पहल से कुछ जो ग्रामीण पहले लूट और ठगी की उम्मीद में थे, उनके चेहरे एकदम बदल गए और वे कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। डर था कि कहीं उनकी यह हरकत देवता का अपमान न कर दे। छोटे लोगों के गांव के ग्रामीण मेरा चेहरा और शरीर देख नहीं पाते। उनकी नजर में बस एक ही चीज आती थी। 50 मीटर लंबा विशाल चिमटा हवा में नाच रहा था और फिर गर्मा गर्म खाने की चीजें उसमें छेद कर दी गईं। देवता, सच में देवता। इसके बाद चारों ओर से देवता जैसी आवाज गूंज उठी। कुछ ही देर में हर घर के बड़े घड़े सुगंध से महकते मछली के मांस के टुकड़ों से भर गए। ग्रामीण सामने रखे खाने को देखते ही रुक रुक कर लार निकलने लगे। तभी एक ग्रामीण ने श्रद्धा से सिर उठाकर कहा, देवता, हम खाना कब शुरू कर सकते हैं? मैंने बस हाथ हिला दिया। सब लोग भूखे हैं, खाइए, कोई औपचारिकता नहीं। वेन लिंगशी ने मेरी बात गांव वालों तक पहुंचा दी। अगले ही पल गांव वाले भूख से भेड़िए शेर की तरह खाने पर टूट पड़े। यह देख मैं हल्का सा मुस्कुराया और युन छिहुआन तथा वेन लिंगशी की ओर धीरे से बोला, युन छिहुआन, वेन लिंगशी, गांव वालों को बहुत समय से पेट भर खाना नहीं मिला था। तुम लोग उन्हें समझा दो, उन्हें आराम से खाने दो। अब से तुम्हारे हर खाने में मैं समय पर पूरा खाना चुपचाप पहुंचाता रहूंगा। वेन लिंगशी के मेरी बात पहुंचा देने के बाद गाँव वाले सबके सब आंखों में आंसू लिए थे और फूट फूट कर झुक गए। धन्यवाद देवता, अगर देवता की कृपा न होती तो हमारे पूरे परिवार की भूख से जान चली जाती। इतना कहते ही वह ग्रामीण माथा टेकने ही वाला था। मैंने जल्दी से युन छिहुआन को गांव वालों की यह हरकत रोकने का इशारा किया। यह तो बस मेरे बस का एक छोटा सा काम है, इतना बड़ा सम्मान देने की जरूरत नहीं। बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी। वेन लिंगशी का चेहरा एकदम कड़ा पड़ गया। नहीं हो सकता देवता, यह कैसे हो सकता है? आप तो हमारे जीवन रक्षक हैं। मैंने देखा कि वेन लिंगशी के चेहरे पर इनकार न कर पाने वाली भाव भंगिमा थी, तो बस सिर हिलाकर मान लिया। आखिर गांव में 3 साल से सूखा पड़ा था। अचानक आसमान से खाना गिर पड़े और बदले में कुछ न मांगा जाए तो सबको यही लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरी बात समझाने के बाद ग्रामीण अब भेड़िए शेर की तरह झपट कर नहीं खा रहे थे, बल्कि धीरे धीरे चबा चबा कर खाने के स्वाद का मजा लेने लगे। मैं हर ग्रामीण के चेहरे पर यह संतोष साफ देख सकता था। बस यही था ग्रामीणों के लिए हर वक्त पेट भर खाना मिल जाना। अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। युन छियाओ अपने हाथों से बनी पहिएदार कुर्सी पर बैठी दादी को धक्का देते हुए चल रहा था। कमरे से बाहर आओ। युन छिंगहुआन को देखते ही वह फौरन दौड़कर आई। हाथ में पकड़ा हुआ मछली का मांस बारीक कर दादी को दे दिया। दादी, आपको भूख लगी होगी ना, जल्दी खाइए, यहाँ अभी भी बहुत है। दादी लकवा होने के बाद से हमेशा कमरे में ही पड़ी रहती हैं। अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसकी उन्हें जरा भी खबर नहीं। बस उन्हें अपने हाथों में पकड़ा कटोरा एकदम अविश्वास से देखते ही रह गईं। यह मछली का मांस है। बस इतना कहा ही था कि दादी के चेहरे पर अचानक दिव्य भाव सा आ गया। उन्होंने छड़ी उठाई और बहन युन छिंगहुआन पर सीधा एक डंडा जड़ दिया। इतनी कीमती चीज तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं तुमने चुरा तो नहीं ली? युन छिंगहुआन जल्दी से समझाने लगी कि यह खाना एक अमर ने दिया है। इतने सालों में अमर कहाँ से आ गया? तुम फिर मुझे धोखा दे रही हो, झूठ बोल रही हो, है ना? अगर सच में कोई अमर होता तो पहले क्यों नहीं दिखा? युन छिंगहुआन ने झट से दादी का मुंह ढक दिया। डर था कि कहीं वे अमर को नाराज न कर दें। अगले ही पल युन छिंगहुआन ने मेरी तरफ एकदम शर्मिंदा नजर से देखा। अमर, माफ कीजिए, मेरी दादी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन युन छिंगहुआन को भीतर ही भीतर लगा कि अमर इस बात पर उन्हें दोष नहीं देंगे, बस इसलिए कि मेरी नजर में युन छिंगहुआन ने दया नहीं बल्कि इज्जत देखी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। मैंने बस हाथ हिलाया, जरा भी बुरा नहीं माना। कोई बात नहीं, इतना कहकर मैंने सबके बड़े घड़े में साफ पानी भर दिया और चला गया। छोटे लोगों के गाँव के लोगों ने भी आखिरकार इतिहास का
सबसे पेट भरू खाना खाया। पेट भर जाने पर गांव वाले सब खुली जगह के बीचों बीच इकट्ठा हो गए और तय करने लगे कि गांव का अगुआ कौन बने, क्योंकि इन सालों में बहुत से लोग भूख से मर चुके थे। गांव में पहले से ही सिर लापता थे। तभी सबसे पढ़ी लिखी और अब अमर को देख पाने वाली वैन लिंगसी ने सबको आगे बढ़ाया, लेकिन वैन लिंगसी ने हाथ उठाकर नीचे खड़ी यून छिंगहुआन की तरफ इशारा किया। छिंगहुआन बहन भी अमर को देख सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर वही इस गांव की अगुआ बने। छिंगहुआन बहन की ताकत बहुत ज्यादा है, उनके साथ मिलकर हम जरूर अपने गांव को और बेहतर बना देंगे। बाकी गांव वालों को कोई ऐतराज 但 नहीं 林 था। 清欢却一脸惶恐，支支吾吾的开口。 你这么有学问，完全可以独自带领村民。 वैन लिंगसी ने यून छिंगहुआन को थाम लिया। कैसे नहीं होगा, अब तो बस हम दोनों ही अमर का असली रूप देख सकते हैं। मुझे यकीन है यह सब महज संयोग नहीं हो सकता। वैन लिंगसी ने हाथ बढ़ाकर यून छिंगहुआन के सिर को हल्के से सहलाया। लिंगसी जी, 林夕姐姐， वैन लिंगसी ने मुस्कुराते हुए कहा। 接着说道， और फिर कहा, तुम तो गांव की सबसे ताकतवर हो। कौन कह सकता है कि तुम बोझ हो? तुम तो मेरी देखी सबसे शानदार लड़की हो। 最厉害的女孩。 यून 林清 छिंगहुआन 欢 की 顿时 आंखें 感 भर 到 आईं। 眼含热泪。 यह पहली बार था जब किसी ने उसे लड़की कहा था, न कि एक चिड़चिड़े मिजाज वाले मर्दाना से औरत के रूप में। वैन लिंगसी ने मजबूती से यून छिंगहुआन की ओर देखा। आगे से मैं गांव के कामकाज की योजना बनाऊंगी और तुम गांव वालों को संगठित करने की जिम्मेदारी लेना। हम सब मिलजुल कर मेहनत करेंगे और अमर की इच्छा को पूरी तरह निभाएंगे। 嘱托完美完成。 यून छिंगहुआन ने जोर से सिर हिलाया। बहुत जल्द वैन लिंगसी ने नए गांव के नियम घोषित कर दिए। बस इतना सुनाई दिया कि वैन लिंगसी की साफ और मजबूत आवाज गांव वालों के कानों तक पहुंच गई। मुझे यकीन है सबने भी देख लिया होगा वही साफ पानी जो अभी अभी अमर ने दिया था। आगे से हम सबको रोज नहाना होगा 每天洗澡， और अपने कपड़े 将 भी 自家的衣服被褥。 सब निकाल कर एक बार जरूर धोने होंगे। कुछ गांव वालों ने समझ न आने पर सवाल उठाया, क्या पहले अमर के लिए एक मूर्ति नहीं बनानी चाहिए? रोज नहाने की क्या जरूरत है? और पानी इतना कीमती है? यह तो सच में बहुत फिजूल खर्ची है। अब 这时 यून छिवान को पल भर में वे लिंगशी की बात समझ आ गई। इस गांव वाले को सबक सिखाओ। देवता की मूर्ति तो बननी ही चाहिए। बस जरा अपनी हालत तो देखो, कई दिन से नहाए भी नहीं हो, पूरी देह से बदबू आ रही है। तुम लोग ऐसे, क्या यह देवता का अपमान नहीं है? गांव वाले सब अपनी टूटी फूटी कपड़ों की तरफ देखने लगे। सभी के चेहरे शर्म से लाल हो गए। तुरंत ही वे लिंगशी ने दूसरी गांव की मर्यादा घोषित कर दी। आज देवता घर घर जाकर भोजन बांटेंगे। यह वाकई बहुत कठिन था। हमें यहाँ भोजन रखने के लिए एक बड़ा सा पात्र बनाना चाहिए ताकि देवता का दिया हुआ भोजन और आसानी से रखा जा सके। अचानक वे लिंगशी ने सिर हिलाया। नहीं, हमें एक बड़ा सा पानी का घड़ा भी बनाना चाहिए। आखिर भोजन और पानी को अलग अलग रखना चाहिए। फिर उसमें एक पाइप जोड़कर उसे धान के खेत तक ले जाना चाहिए। इस तरह सबको नदी किनारे जाकर पानी नहीं भरना पड़ेगा। बात पूरी हुई। वे लिंगशी ने मुड़कर यून छिवान से पूछा। छिवान बहन, मैंने अपनी बात कह दी, तुम्हारी और कोई बात है क्या? यून छिवान ने ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचा और उसकी आंखें चमक उठी। पहले देवता ने उसका नाम श्याओ जिंगहान बताया था, तो क्यों ना हम अपने गांव का नाम देवता के नाम पर ही रख दें। लेकिन नाम क्या रखा जाए? वे लिंगशी को भी यह विचार बहुत बढ़िया लगा। आखिर वे नहीं जानती थीं कि देवता कब तक गांव की देखभाल करेंगे, लेकिन गांव और देवता के नाम को जोड़ दिया जाए तो जरूर देवता की प्रसन्नता मिलेगी। वे लिंगशी तुरंत देवता की शान के मुताबिक नाम सोचने लगी। छिवान बहन, तुम्हारा यह विचार तो कमाल का है। देवता के नाम में चूंकि हान अक्षर है और उसमें एक साफ पानी का स्रोत भी जोड़ दें तो गांव का बड़ा सूखा भी मिट जाएगा। तो इसे हान पानी गांव कह दें। वे लिंगशी के सुझाए नाम को गांव वालों ने पूरा मंजूर कर लिया। इसके बाद वे लिंगशी ने गांव वालों को इधर उधर दौड़ाकर काम में लगा दिया। मैं बस अपनी ठोड़ी को हाथ लगाए चुपचाप बच्चों की अभी की सारी योजना देखती रही। सोचा भी ना था कि छोटे लोग इतने तेजी से काम करेंगे। यहाँ तक कि मेरे नाम पर नया गांव नाम भी रख दिया। छोटे लोगों के नए नियमों के हिसाब से मैंने खास दखल नहीं दिया, बस बहुत उत्साह से उन्हें खुलकर काम करते देखती रही। तभी मैं हल्के से आगे बढ़कर देखने गई और मेरी छाया पल भर में ही छोटे लोगों के ऊपर प्रकट हो गई। अनगिनत बच्चों की उत्साहित आवाजें उठी। देवता भैया आ गए। लेकिन बाकी गांव वाले सिर उठाकर देखे, फिर भी कुछ न दिखा। सबको निराशा हुई। स्पष्ट है अभी तो बच्चे भी देवता को देख सकते हैं, फिर मैं खुद क्यों कुछ नहीं देख पा रही? गांव वालों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि गांव वालों के लिए मैं बस एक अदृश्य देवी थी जो पता नहीं क्यों गांव की देखभाल कर रही थी। यह एहसास कुछ सौभाग्य भरा था और कुछ अजीब सा भी। इस हालात में मैंने सीधे कार्रवाई से अपनी बात साबित करने का फैसला किया। फिर मैंने गाँव वालों से एक खुली जगह छोड़ देने को कहा। यून छिवान ने तुरंत गाँव वालों को अलग हटा दिया। 1 मिनट से भी कम में गाँव के बीचों बीच एक खुली जगह खाली कर दी गई और अगले ही पल आसमान से एक विशाल चीनी मिट्टी का कटोरा उतर आया। पल भर में जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया और वह कटोरा उसमें मजबूती से जड़ गया। फिर एक दूधिया सफेद तरल बहकर उसे भरने लगा। हवा में दूध जैसी मीठी खुशबू फैल गई। यह देखकर खुशबू से ललचाए गांव वाले झुंड के झुंड आगे बढ़े। उनमें से एक आदमी तो इतना जोश में था कि जमीन पर पड़ा पत्थर उसकी टांग में उलझ गया और वह सीधा कटोरे में जा गिरा। वह सचमुच वहीं दूध से नहा गया। गांव वालों ने यह नजारा देखा। सभी डर के मारे बोल ही नहीं पा रहे थे। बस युन छिंगहवान ही उस बेधड़क आदमी को बचाने दौड़ पड़ी। लेकिन युन छिंगहवान के पहुंचने से पहले ही मैंने बस 2 उंगलियों से उस आदमी की कमीज का कॉलर हल्का सा पकड़ा और उसे पल भर में बचा लिया। इस समय बचाए गए आदमी की हालत पहले ही ऐसी थी कि उसकी रूह तक कांप रही थी। अपनी ही मौत के मुंह से बचकर भी वह घुटनों के बल गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। फरिश्ते, यह सब मेरी ही गलती थी, कृपया आप जरा भी नाराज न हो। बाकी गाँव वालों ने यह देखा तो वे भी घबराकर घुटनों के बल गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। बस यही उम्मीद थी कि फरिश्ता उन पर गुस्सा न करे, पर मैं तो एक बात भी समझ न पाया।
मेरी नजर उस दूध पर पड़ी जो अब खट्टा होकर फट चुका था और मेरा मुंह अपने आप बन गया। ये रंग इतना अजीब क्यों है, जैसे लोहे का घोल हो। उफ, बड़ा गंदा है। अच्छा, इसे तो फेंक ही देना चाहिए। यह कहकर मैं सीधे दूध वाले प्याले को उठा ले गया। बस इतना छोड़ दिया ताकि साबित हो सके कि यहाँ कभी दूध था। गाँव वालों ने यह देखा तो सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उन्हें लगा कि इस हरकत से फरिश्ता भड़क गया है और अब एहसान वापस लेगा और गाँव की तरफ फिर मुड़कर भी नहीं देखेगा। इधर इस मुसीबत का सिरा बनने वाले आदमी के चेहरे पर तो जैसे पूरी मायूसी छा गई, जैसे उसने पहले ही समझ लिया हो कि बाकी गाँव वाले भी उसे जमकर कोसेंगे। अब कहीं का नहीं रहा। बाहर मौत जैसी ठंडी और दिल दहला देने वाली सीनरी और अंदर छोटे से इंसानी गांव में और भी जोरदार हल्ला पल भर में मेरा ध्यान खींच लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी अभी की हरकत से गांव वालों में गलतफहमी फैल गई है। मैंने फौरन वजह समझाई। सब लोग घबराइए नहीं, मैं कहीं नहीं गया। बस ये दूध अब खराब हो चुका है, पी नहीं सकते। मैं तुम्हें नया दूध लाकर देता हूँ। वेन लिंगशी ने जल्दी से मेरी बात गांव वालों तक पहुंचा दी। तुरंत शोरगुल थम गया और उसकी जगह गांव वालों के चेहरों पर गहरी श्रद्धा उतर आई। गांव वाले बेख्तियार आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि फरिश्ते का दिल इतना नेक भी हो सकता है। ऐसा सुनकर भी वह नाराज नहीं हुए। गाँव वाले भावुक हो उठे। फरिश्ता दिल के बड़े नेक है। कृपया क्या आप हम छोटे से गाँव पर अपनी कृपा कर सकते हैं? यह तो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। दूध खराब हो गया तो क्या हुआ, जब फरिश्ता दिया हुआ हो तो मैं जान की बाजी लगाकर भी पी जाऊंगा। वेन लिंगशी की नजर गांव वालों पर पड़ी। सब लोग अभी घर जाकर नहा लो। पानी बर्बाद होने की चिंता मत करो, लेकिन खुद को अच्छी तरह साफ सुथरा कर लो ताकि फरिश्ते को अच्छा लगे। उसकी बात पूरी भी न हुई थी। गांव वाले सब के सब रुक ही नहीं पाए और भागकर घर नहाने चले गए। बस अभी दूध की बात थी कि वह गंदे पानी से दूषित हो गया था, लेकिन फरिश्ते ने पूरे के पूरे प्याले को ही उलट दिया। इससे साफ था कि फरिश्ते की नजर में जरा सा भी मैल बर्दाश्त नहीं। अचानक एक गाँव वाले ने वेन लिंगशी और युन छिंगवान को देखकर चौंकते हुए कहा, अब समझ गया, फरिश्ते को सफाई सुथराई पसंद है, इसीलिए सिर्फ वेन लिंगशी और युन छिंगवान ही फरिश्ते को देख पाते हैं। यह सुनते ही गाँव वालों की नजरें एक साथ मंच पर खड़े उन दोनों पर टिक गईं। वेन लिंगशी चाहे जन्म से ही अमीर घर की बेटी हो, लेकिन चाहे उसका पहनावा हो या साज सवार, सब कुछ बेहद नफासत भरा था। और युन छिंगवान भले ही बचपन से गांव में पली बड़ी थी, फिर भी घर की इकलौती बेटी होने की वजह से बहुत लाड़ प्यार में पली। उस पर जरा भी देहातीपन की परछाई नहीं थी। एक तरफ बच्चों को संभालती औरतें भी शोर मचाने लगी, अरे नहीं, हमारा बच्चा तो रोज गंदा फंदा ही खेलता है, फिर उसे फरिश्ता क्यों दिखाई देता है? गाँव वालों की इस उलझन को दूर करने के लिए वेन लिंगशी ने तुरंत सबसे पूछताछ की और लोगों से पूछा, तुम में से कौन फरिश्ते को देख सकता है? सब अपनी अपनी बारी से यहाँ आकर दर्ज कराओ। इतना कहकर कई गांव वाले अपने बच्चों को लेकर कतार में लगकर नाम दर्ज कराने लगे। आखिर में वेन लिंगशी ने झुककर अपने हाथ की सूची एक नजर देखी और पाया कि उसके और युन छिवान के अलावा बाकी सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चे ही अमर को देख सकते थे। वेन लिंगशी यह बात समझ नहीं पाई। गांव वाले भी सबके सब धुंध में गुम थे। इसी बीच युन छिवान ने पहिएदार कुर्सी पर बैठी अपनी दादी को धकेलते हुए बाहर निकाला। बस दादी का चेहरा एकदम गंभीर था। इसलिए ये लोग अमर को देख पा रहे थे। जरूर कोई खास वजह होगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का मन सबसे निर्मल होता है और लिंगशी बच्ची भले ही सिर्फ एक लड़की है, लेकिन हमारी सबसे पढ़ी लिखी भी वही है। पहले युन छिवान के अनुशासन पर नाराज गांव वाले गुस्से में उसी की तरफ उंगली उठा रहे थे। तो युन छिवान का क्या? वह तो स्कूल भी नहीं गई। उसे अमर कैसे दिख गया? वेन लिंगशी अभी उसे डांटने ही वाली थी। दादी ने हाथ बढ़ाकर युन छिवान को रोक लिया और फिर बड़े ही घमंडी अंदाज में बोली, वो तो मेरी पोती है, न सिर्फ बचपन से अभ्यास करती आई है बल्कि उसमें जन्मजात दिव्य शक्ति भी है। मैं क्या कहूँ, भले ही हमारे गाँव का सबसे तगड़ा आदमी हो, वह भी मेरी पोती को मात नहीं दे सकता। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो आकर आजमा लो। युन छिवान ने फौरन आंखें तरेर दी। उस गांव वाले को तुरंत याद आया कि युन छिवान कितनी खौफनाक है और उसका सारा शरीर कांप उठा। बाकी गांव वालों ने भी दादी की बात सुनी तो सबने झटपट सहमति में सिर हिला दिया। बात बिल्कुल सही है और वैसे भी ये दोनों मिलकर एक पढ़ी लिखी और एक ताकतवर हैं। पूरे गांव पर इन दोनों औरतों की ही हुकूमत चलती है। फिर भी किसी ने शक की बात नहीं उठाई। आखिर अब तो दहन साम्राज्य का तीसरा साल चल रहा है। पूरा शहर पहले ही खाली कल्पना जैसा हो चुका है। पेट भर खाना ही सबसे अहम है। मैं अपनी झोपड़ी की कुर्सी पर बैठकर छोटे लोगों की दुनिया का सब कुछ देख रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये लोग मेरी तकनीक देख भी सकते हैं या नहीं। शायद सच में दादी ने जो कहा वही होगा, लेकिन इसकी वजह व्यवस्था जरूर जान लेगी। मुझे इन बातों की परवाह नहीं किसी भी हालत में। बस मेरा छोटे लोगों की दुनिया की देखभाल करना प्रभावित न हो। मैं दूध से भरा कटोरा फिर से गड्ढे में रख दूंगा। वेन लिंगशी के निर्देश में गांव वाले भी एक एक कर पंक्ति बनाकर सामान लेने लगे। वेन लिंगशी ने सिर उठाकर मेरी तरफ सच्चे दिल से देखा। अमर, हम आपके लिए एक देव प्रतिमा बनाना चाहते हैं और हर दिन पूजा करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? मैंने हाथ हिलाकर साफ मना कर दिया। वेन लिंगशी का चेहरा एक पल में घबरा गया। अगर अमर को देव प्रतिमा पसंद न आई तो हम गांव के द्वार पर बिना धूल वाली एक शिला भी खड़ी कर सकते हैं जिस पर अमर का नाम खुदा हो और हर दिन उसकी सफाई की जाए ताकि अमर सदा निर्मल और निष्कलंक रहे। वेन लिंगशी की बात सुनकर मेरे होंठ खुद ही फड़क उठे। तुरंत ही मेरे दिमाग में लोगों की कतार लगाकर सफेद फूल चढ़ाने वाला नजारा आ गया। मैं घबराकर सिर झटक दिया। नहीं, जरा सोचो, छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बनना शुरू हो जाएगा। फिर मैं फौरन वेन लिंगशी को खबर कर दूंगा। मुझे ये तरीके पसंद नहीं।
आगे से इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये बात कह दी तो फिर छोटे लोगों की दुनिया पर और ध्यान नहीं दूंगा। वेन लिंगशी ने देखा कि अमर गायब हो गए और सोच में डूबी हुई सी वापस लौट चली। हालांकि अमर को ये तरीके पसंद नहीं, लेकिन हम भी कुछ किए बिना तो रह नहीं सकते। अमर जब हमारे गांव की देखभाल कर ही रहे हैं तो लगता नहीं कि वे हमारी एक जरा सी तरक्की भी अनदेखी करेंगे। वेन लिंगशी ने यह सब सोच ही लिया था कि तुरंत गांव वालों को खुले मैदान में इकट्ठा होने का संदेश दिया। गांव वाले बीचों बीच खड़ी वेन लिंगशी को खुशी से दमकते चेहरे से देख रहे थे। लिंगशी की छोटी सी चोटी, क्या किसी फेरी ने फिर कोई इशारा दिया है? वेन लिंगशी ने हल्का सा सिर हिलाया। फेरी की कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है, बस हम यूं ही यहीं जमे नहीं रह सकते। मैं गांव में एक पाठशाला खोलने का फैसला किया है। चाहे बड़े हो या बच्चे, जो पढ़ना चाहते हैं सब आ सकते हैं। यह सुनते ही आसपास के गांव वाले खुशी से झूम उठे, खासकर जिनके घर के बच्चे छोटे थे। उनके घर वाले। लिंगशी की छोटी सी चोटी, आप सच कह रहे हैं? सच में पढ़ाई करने जा सकते हैं? वेन लिंगशी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, बस हमारा गांव जितना बेहतर होता जाएगा, फेरी को भी खुशी होगी जब वह देखेगी। कई ऐसे गांव वाले जिनके घर में वैसे भी कोई खास कमाई नहीं थी, एक एक कर उनकी आंखें भर आईं। यह देखकर यून छिंगहुआन ने संगठन में नाम लिखवाना चाह रहे गांव वालों की पंजीकरण सूची उठा ली। इनमें कई साल के बच्चे भी थे और शादीशुदा उम्र की स्त्रियां भी। यहाँ तक कि व्हील चेयर पर बैठी दादी ने भी अपना नाम लिखवा दिया। इससे साफ है कि इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई वालों की कितनी कद्र है। मैंने बाहर की तरफ नजर घुमाकर समय देखा, तभी छोटा सा इंसानी संसार में उतरने का समय फिर आ पहुंचा। चौथी शिष्या रुआन छिंगजी बहुत पहले ही रसोई में आ चुकी थी और गुरु के लिए खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी समय बड़ी शिष्या शा लिंगशी रसोई में आई। उसने शिष्या को देखा, रुआन छिंगजी को, जो ताजी सब्जियां बारीक काट रही थी, और उसका चेहरा सवालों से भर गया। चौथी शिष्या, तुम ये क्या कर रही हो? सब्जियां इतनी बारीक क्यों काटती? देखकर ही भूख मर जाए। अरे वाह, गुरु ने स्वाद बदल लिया क्या? सभी शिष्यों को पता था कि चौथी शिष्या रुआन छिंगजी हर दिन खास तौर पर गुरु के लिए खाना बनाती है। हालांकि यह बहुत झंझट वाला था, लेकिन यह अब तक गुरु को सताने का सबसे हल्का तरीका था। रुआन छिंगजी ने बड़ी शिष्या के सवाल का जवाब देने के लिए सिर घुमाया, लेकिन उसके चाकू चलाने में रत्ती भर भी रुकावट नहीं आई। क्या ये गुरु को खिलाने के लिए है? सुना है गुरु ने हाल में शायद एक झुंड मकड़ियाँ पाल ली हैं। ये सब उन्हें खिलाने के लिए है। बड़ी शिष्या शा लिंगशी की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मकड़ियाँ? वह बोली। शा लिंगशी के होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आ गई। गुरु में सचमुच दिल है। क्या यह उसी का नया तरीका नहीं जिससे वह लोगों को सताती है? यह सुनकर रुआन छिंगजी ने सिर हिलाया। ऐसा तो नहीं लगता। छोड़िए, अब और नहीं कहती। मेरी दूसरी सब्जियां अभी कटी नहीं है। थोड़ी देर में गुरु आएंगी तो फिर डांट पड़ेगी। वह बोली। रुआन छिंगजी ने पास की हरी सी अंडे जैसी चीज उठाई और जल्दी जल्दी काम में जुट गई। बड़ी शिष्या ने बाहें चढ़ाई और मदद करने के लिए तैयार हो गई। चौथी शिष्या, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत जल्दी। बड़ी शिष्या की मदद से रुआन छिंगजी ने सारे सामान तैयार कर लिए। अगले ही पल रुआन छिंगजी ने सारी सामग्री बड़े कड़ाहे में डाल दी और कड़छी लगातार चलती रही। एक बर्तन में अंडा, सुअर का मांस और दलिया बनाने की तैयारी थी। बड़ी शिष्या बेफिक्री से एक तरफ खड़ी रही। सोच भी नहीं सकती थी कि गुरु की पाली हुई यह मकड़ी सी टोली वाकई पकाकर खाने की भी हिम्मत रखती है। लेकिन तुमने उसमें इतना मसाला डाल दिया, क्या पालतू जानवर इतना नमकीन खा भी पाएंगे? मैंने रसोई के दरवाजे पर पहुंचकर शा लिंगशी की तस्वीर देखी और दिमाग में अचानक बिजली सी कौंध गई। अरे बाप रे! अब तक मैं सिर्फ छोटों को खिलाकर उनकी भूख मिटाने में लगा था और उनके रोजमर्रा के मसाले देना ही भूल गया था। तभी रुआन छिंगजी की हल्की सी आवाज आई। बड़ी शिष्या, आपकी पीठ के पीछे एक प्लेट दूधिया दलिया है, उसे निकालकर डिब्बे में रख दीजिए। सुबह सर्जन द्वारा लाए गए लंच बॉक्स सबके सब खाली हो चुके हैं। लगता है सर्जन को यही पसंद है। बड़ी शिष्या बहन शा लिंगशी का चेहरा पल भर में बदल गया। वह तुरंत आगे बढ़कर रुआन छिंगजी का हाथ पकड़कर देखने लगी। क्या हुआ? सुबह सर्जन रसोई में आए थे। मार डालो। शा लिंगशी ने फौरन रुआन छिंगजी को बुलाकर उसकी जांच करने को कहा। उसे डर था कि छोटी शिष्या बहन को सर्जन ने कहीं सताया तो नहीं। रुआन छिंगजी ने बड़ी शिष्या बहन की घबराई हुई हालत देखी। वह बिना सोचे हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक है बड़ी शिष्या बहन, मैं सच में ठीक हूँ। अगर यकीन नहीं है तो देख लो। कहते हुए रुआन छिंगजी ने जल्दी से एक चक्कर लगाया और दिखाया। बड़ी शिष्या बहन ने सचमुच छोटी शिष्या बहन के शरीर पर कोई घाव नहीं देखा। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसका चेहरा फिर से संदेह से भरने लगा। मुझे तो जान ही निकल गई। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, लेकिन हाल में सर्जन का व्यवहार वाकई थोड़ा अजीब है। वह कई दिनों से किसी पर भड़क भी नहीं रहे, न मारपीट कर रहे हैं। रुआन छिंगजी ने थोड़ी देर सिर खुजाया और सोचने लगी। हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या यह अच्छी बात नहीं है? ऐसे में बड़ी शिष्या बहन पूरी निश्चिंत होकर साधना कर सकती हैं। बड़ी शिष्या बहन ने पास रखा एक प्याला पानी उठाया और एक ही सांस में पी गई। फिर वह रुआन छिंगजी के उस भौचक्के चेहरे की ओर देखने लगी। तुम नहीं जानती, पिछली बार जब मैं साधना कर रही थी तो अनजाने में सर्जन का प्यारा आड़ू का पेड़ तोड़ दिया था। उन्होंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जरूर तूफान से पहले की खामोशी रही होगी। कौन जाने पीछे से सर्जन हमारे साथ कैसे हिसाब चुकता करने की तैयारी कर रहे हों। रुआन छिंगजी का गला सूख गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। चेहरे पर फिर वही भोली सी डर वाली शक्ल लौट आई। तो अब क्या करें? सर्जन महोदय, सच में बहुत दिल दुखता है। बड़ी शिष्या बहन ने तुरंत छोटी शिष्या बहन को दिलासा दिया और रोज कसम खाते हुए छाती ठोकने लगी। डरो मत,
अगर सच में कुछ है तो मैं आगे हूँ। मैं तो सब्र वाली हूँ, मजबूत भी हूँ, दर्द से नहीं डरती। पता नहीं वे लोग बातों में इतने डूब गए थे या फिर अपनी ही तय की हुई भावनाओं में पूरी तरह धंस चुके थे। मैं तो रसोई में घुसी भी थी और उन्हें भनक तक नहीं लगी। मैंने मौके का फायदा उठाकर, जब वे दोनों ने ध्यान नहीं दिया, तेजी से 4 नंबर शिष्या बहन द्वारा तैयार किए गए व्यंजन एक झटके में अपनी जगह के भीतर समेट लिए। मेरी साफ हरकत ने तुरंत दोनों शिष्यों का ध्यान खींच लिया, लेकिन शाह लिंगशी वाकई सिस्टम द्वारा चुनी गई आसमान की लाडली निकली। उसकी आंखों में बस हल्की सी हैरानी की चमक दिखी, फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया और वह पूरे सम्मान से मेरे सामने झुककर नमस्कार करने लगी। अभी मौसम बहुत ठंडा है, सर्जन का शरीर ठीक तो है ना? मैंने भौहें उठाई, बिना भाव बदले। अरे, मूल शरीर ने इन्हें कितनी यातना दी थी। शाह लिंगशी फिर भी चेहरे पर बेखट के नेक दिली वाली बात कह सकती है। वाकई तुम्हारे पास यह धैर्य है, कोई भी काम हो सफल जरूर होगा। मैंने बगल में खड़ी डरी सहमी 4 नंबर शिष्या की ओर देखा और हल्की सांस ली। इस 4 नंबर शिष्या का हौसला अब भी पहले जैसा ही छोटा है। लगता है अब उसे थोड़ा प्रोत्साहन और शिक्षा देने का समय आ गया है। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया कि वे दोनों उठे। फिर 4 नंबर शिष्या की ओर देखकर एक बेहद प्यारी मुस्कान बिखेर दी। रुआन छिंग जी, तुमने हाल में अच्छा काम किया है। बस मुझे थोड़ी मसाला सामग्री की कमी है, तुम मेरे लिए भी थोड़ा मिलाकर रख दो। रुआन छिंग जी ने सर्जन की वह शैतानी मुस्कान देखी और तुरंत उसकी गर्दन में ठंडक सी दौड़ गई। वह उठते ही लगभग संतुलन खो बैठी। बड़ी शिष्या बहन ने हालात देखते ही जल्दी से हाथ बढ़ाकर रुआन छिंग जी की बाजू थाम ली। फिर 4 नंबर शिष्या की ओर सिर हिलाया। रुआन छिंग जी ने महसूस किया कि बड़ी बहन की हौसला अफजाई के बाद दिल में डर भी पहले जैसा नहीं रहा। रुआन छिंग जी सामानों की रैक के पास चली गई और एक एक करके उन्हें निकाल कर लगाने लगी। इस समय मैं पीछे खड़ा होकर चौथी शिष्या की हर हरकत को देख रहा था। नन्ही सी रुआन छिंग जी पीछे से पड़ती तेज नजर को महसूस कर रही थी और उसका दबाव और भी बढ़ गया जब तक उसने सारी मसालेदार चीजें निकालकर लंच बॉक्स में नहीं रखती। उसका शरीर पहले ही ठंडे पसीने से भीग चुका था। मैंने देखा कि रुआन छिंग जी इतनी मेहनत से काम कर रही है तो जाहिर है इनाम दिए बिना भी बात नहीं बनती। मैंने एक स्टोरेज अंगूठी निकाली और रुआन छिंग जी की तरफ फेंक दी। कहकर मैं तैयार किया हुआ लंच बॉक्स लेकर निकल गया। बस 2 शिष्य ही अब आमने सामने मिलने को बचे थे। धुंध सा पानी। मैं कागज के डिब्बे के पास एक चेहरा बनाकर बैठ गया और छोटे लोगों की जिंदगी बड़ी उत्सुकता से देखता रहा। 每家每户生机勃勃，妇人们围在小河边洗衣服。 जवान पुरुष खेतों में मेहनत मशक्कत कर रहे थे, यहाँ तक कि तंग से आंगनों में भी बच्चों की एक साथ पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह अब वैसा न था जैसा मैंने पहले एक बेजान सा गांव देखा था। अब हर किसी के चेहरे पर भविष्य की उम्मीद झलक रही थी। यहाँ कुछ घाव भरने की दवा है, तुम इसे खाओगे तो कुछ दिनों में तुम्हारे जख्म अच्छे हो जाएंगे। इन कुछ दिनों में तुम्हें मुझे खाना भी नहीं भेजना पड़ेगा। अच्छी तरह कमरे में आराम करो। रुआन छिंग जी ने स्टोरेज अंगूठी लेकर जांच की। वाकई घाव भरने की दवा ही थी और वह भी सबसे बढ़िया दर्जे की। रुआन छिंग जी का चेहरा हैरानी से भर गया। गुरुजी, यह मेरे लिए है। मैंने सिर हिलाया मगर मेरी नजर चूल्हे पर पहले से लगभग पक चुके अंडे लैम्ब मांस के दलिये पर जा टिकी। इस वक्त रुआन छिंग जी भी अंदर ही अंदर चौंकने की हालत में थी। उसने बहुत समझदारी से बर्तन में रखा दलिया निकालकर मुझे दे दिया। इस बीच मैं भी खाली नहीं बैठा था। हाथ जरा सा हिलाया और पल भर में कोने में रखे चावल और आटा अपनी जगह समेट लिए। आखिर आजकल छोटे लोगों के लिए जो खाना दिया जा रहा है वह सब पक चुका है। अगर किसी दिन मुझे कोई जरूरी काम हो और मैं समय पर खाना न दे पाऊँ तो इन चावल और सफेद आटे के साथ छोटे लोग भी भूखे नहीं रहेंगे। मैंने बाहर डूबते सूरज की तरफ देखा। धीरे धीरे बोलो, रात के खाने का समय हो रहा है। तभी एक छोटा बच्चा मेरा चेहरा आसमान में दिखाई देता देख उत्साह से उछल पड़ा। साधु भैया फिर से आ गए हैं। जैसे ही यह बात निकली, हानसुई क्रिन के सारे लोग एकदम व्यवस्थित होकर बीच के खुले मैदान में आ गए। अगले ही पल सब लोग एक साथ आगे बढ़कर घुटनों के बल झुक गए और फिर एक साथ उनकी आवाज गूंज उठी, कृपया साधु जी को नीचे से खाना दें। लोगों की इतनी दीन भरी गुजारिश देखकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं अंदर से बिल्कुल सहज नहीं था। तुरंत हाथ उठाकर लोगों को खड़ा होने का इशारा किया। ऐसा मत करो सब लोग, मुझे भी बार बार किसी के आगे झुकवाया जाना पसंद नहीं। हानसुई क्रिन के जो बच्चे मेरी आवाज सुन सकते थे वे सबसे पहले उठ खड़े हुए और मेरी बात आगे पहुंचा दी। साधु भैया लड़ाई नहीं करते, जल्दी उठिए। गांव वाले साधु की बातों को हल्के में नहीं लेते हैं। सबने फुर्ती से उठना शुरू किया। बस वेन लिनक्शी ही हैरान सी रह गई। समझने लगी कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। मैंने देखा कि वेन लिनक्शी का मूड साफ नीचे गिरा हुआ था, लेकिन मैंने सीधे उसे ढांढस नहीं बंधाया। गाँव का स्कूल, क्या तुमने इसे फिर से बनाने का सुझाव दिया था? वेन लिनक्शी को अंदाजा नहीं था कि मैं सीधे उससे बात करूंगा। वह एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर जल्दी से सिर हिलाया। मैंने वेन लिनक्शी की तरफ मान्यता भरी नजर डाली। तुमने अच्छा किया, इससे गांव के भविष्य को बहुत मदद मिलेगी। जाकर सबको बता दो, अभी खाना लगने ही वाला है। वेन लिनक्शी के चेहरे का खोया सा भाव पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह लोगों की मिली स्वीकृति से भरी खुशी ने ले ली। फिर तुरंत युन छिंगहुआन के साथ मिलकर गांव वालों की कतार लगवाने लगी। युन छिंगहुआन भी वेन लिंगशी की तारीफ से जल भुन नहीं गई, बल्कि पूरा ध्यान गाँव वालों के इंतजाम और अनुशासन पर लगाने लगी। पल भर में हानसुई क्रिन के गाँव वाले अपने अपने छोटे कटोरे लेकर कतार में खड़े होकर खाना लेने की तैयारी करने लगे। मैं यह नजारा देख रहा था तो बस दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। ये गाँव वाले तो मानो असली दुनिया के नरसिंह
नर्सरी के नन्हे बच्चों जैसे लग रहे थे और मैं तो जैसे उनका खाना बनाने वाला मास्टर हूँ। थोड़ी ही देर में मैंने अंतरिक्ष से चौथी शिष्या द्वारा तैयार की गई अंडा और दुबला मांस वाली खिचड़ी निकाल ली और उसे सीधे हांसुई ट्रेन की खुली जमीन पर रख दिया। इस अंडा और दुबला मांस वाली खिचड़ी में चावल, दरअसल दीव नर सोन्नट के शरीर को मजबूत करने वाले बढ़िया चावल थे। इसे तो अमरलोक के लोग भी खाएं तो साफ असर दिखे। अगर हांसुई ट्रेन के गाँव वाले ये बढ़िया चावल खा लें तो यकीन मानिए उनके बदन कई गुना तगड़े हो जाएंगे। इसी समय गाँव वाले चीनी के कटोरे से उठती खुशबू सूंघते ही हक्का बक्का रह गए। ये खिचड़ी है क्या? ये इतनी खुशबूदार क्यों लग रही है? हाँ, सही कहा। और उस कटोरे की खिचड़ी में हर एक दाना मेरी हथेली से भी बड़ा था। गांव वाले तो बेचैन होकर कतार में, बस अगली ही घड़ी उसे पेट में उतार लेने को बेकरार थे। वेन लिंगशी की अगुवाई में गांव वाले बहुत जल्दी सबके कटोरे खिचड़ी से भर गए। सभी के चेहरों पर जोश और उमंग झलक रही थी, लेकिन कोई भी भेड़ की तरह चुपचाप न नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सबके दिमाग में अब भी अमर व्यक्ति की हिदायत गूंज रही थी। मगर गाँव वालों को समझ नहीं आया कि उन्हें और ज्यादा भूख क्यों लगती जा रही थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी लगातार 2 कटोरी भर खा गए। युन छिंग हुआन को बचपन से ही आम लोगों से कहीं ज्यादा भूख लगती थी, लेकिन अब तो वह भी 4 कटोरी खा चुकी थी, फिर भी पेट भरा हुआ नहीं लगा और बदन भी पहले जैसी भारी सी नहीं रही। चारों तरफ गांव वालों के हैरान परेशान स्वर गूंजने लगे, लेकिन शरीर में आए बदलाव पर कोई शक नहीं था। युन छिंग हुआन की नजर अभी खली ही थी कि खिचड़ी लगभग खत्म होने को आ गई। उसने सिर उठाया, हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, अमर देवता, क्या और भी है? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सब आराम से खाइए, मेरे पास बहुत है, बस पेट भरकर खाइए। युन छिंगहुआन ने तुरंत खुशी खुशी गांव वालों को मेरी बात पहुंचा दी। अमर देवता ने कहा है कि सब आराम से खाएं। इतना ही नहीं, अभी और भी है। इतना कहते ही कई गांव वाले और मांगने चले आए कि एक और कटोरी मिल जाए। पेट भर भोजन के बाद सारे गांव वाले पेट पकड़कर जमीन पर लुढ़क गए। हिलना डुलना भी मुश्किल था। तब मैंने यह लगभग खाली हो चुकी कटोरी समेट ली और कुछ खाने के बाद बचा खुचा फल भी बांट दिया। ये रहे खाने के बाद के फल, इन्हें पहले घर ले जाइए, जब फिर भूख लगे तब खा लेना, वरना बाहर पड़े पड़े धूल लग जाएगी और फिर खाने लायक नहीं रहेंगे। गांव वालों की आंखें चमक उठी। उनके लिए फल जैसे 2 शब्द बहुत दूर की चीज थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज सिर्फ पेट भर खाना ही नहीं मिलेगा, बल्कि इतना ताजा फल भी खाने को मिलेगा। इस समय गांव वालों से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। बड़ी मुश्किल से जमीन से उठे और खुश खुश फल लेकर घर लौट गए। रात होने को आई। गाँव वालों ने जल्दी जल्दी दिए बुझाए और सो गए। युन छिंगहुआन की दादी आंगन में बैठी अपने पोते पोतियों दोनों से गंभीर स्वर में बोली और नर्म मगर भारी लहजे में कहा, छिंगहुआन, तुम अमर देवता को देख सकती हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन याद रखना, सबके आगे पीछे भागते भागते कहीं राह मत भटक जाना। युन छिंगहुआन ने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया, गंभीर चेहरे से वादा किया, चिंता मत कीजिए दादी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मेरी जिम्मेदारी है अपने गांव की अच्छे से रक्षा करना। कहते हुए युन छिंगहुआन को लगा कि उसके शरीर में कोई अजीब सी ताकत उमड़ रही है, जैसे दोनों हाथों में ऐसी ताकत आ गई हो जो खत्म ही न हो। युन छिंगहुआन तुरंत उठी और पास रखी लकड़ी की कैंची उठा ली और 2-4 तलवारबाजी की। तभी उसे लगा कि शरीर की सारी ऊर्जा बाहर निकल गई, लेकिन उसके साथ ही पेट में गुर्र गुर्र की आवाज आने लगी। युन छिंगहुआन ने अमर के चाकू से काटे फलों को एक एक करके पेट में डाल लिया। उसी समय घर में हसुई कुन के नियम कायदों की योजना बना रही वेन लिंगसी अचानक पूरा शरीर तपने लगा। उनका चेहरा भी लाल पड़ गया। अब वेन लिंगसी से उस कुलीन बेटी जैसी शान और शौकत भी संभाली न गई और झट से कमरे से बाहर निकल गई। फिर गांव में 10 चक्कर लगाकर ही रुकी। टपकते पसीने की चमकदार बूंदें वेन लिंगसी के चेहरे से बह रही थी। फिर भी उन्हें जरा भी भेड़िए जैसी थकान नहीं लग रही थी, बल्कि इससे उनकी खूबसूरती और निखर रही थी। वेन लिंगसी ने शरीर की सारी तपन को दौड़ भाग करके बाहर निकाल दिया। शरीर से पसीने की गंध तक हवा हो चुकी थी। वेन लिंगसी ने पानी गर्म करके नहा धोया। काफी थकान के बाद अब आसमान में उजाला धीरे धीरे फैलने लगा था। वेन लिंगसी ने बिना सोचे समझे आसमान की तरफ गंभीर नजर से देखा। आखिर मेरे शरीर को हुआ क्या है? अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई? तभी वेन लिंगसी को रात में अमर द्वारा दिए गए अंडा दूध और मांस खिचड़ी की याद आई। तुरंत उनकी आंखें चमक उठी। समझ गई, कल दूध पीने पर भी कुछ अजीब नहीं हुआ था। पक्का इसी खिचड़ी में पड़ा चावल ही होगा, जिसमें शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त बनाने वाली ऊर्जा भरी थी। यह कहते हुए वेन लिंगसी के पेट ने भी भूख का एहसास कराया। उन्होंने मुड़कर पहले जुटाए गए सोने जैसे दूधिया गाढ़े दलिया से पेट भर लिया। जब मैंने वेन लिंगसी और युन छिंगहुआन के अजीब हालात देखे तो दिल ही दिल में सब समझ गई। बिल्कुल सही निकला, अमर चावल की ताकत वाकई इतनी जबरदस्त है। लगता है यह फैसला बिल्कुल सही था। गांव वालों के शरीर भी अब और मजबूत हो सकते हैं और गांव को कुछ सुरक्षा भी दे सकते हैं। मैंने शयन कक्ष के बाहर उसी काले आसमान की तरफ देखा और एक जम्हाई ली। आखिरकार छोटे लोगों की चिंता छोड़ ही दी और बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस एक रात में अनगिनत गांव वाले गहरी नींद के सपनों में भूख के मारे जगा दिए गए। अमर भोजन मिलते ही गांव वाले आधी रात को उठकर खाना बनाने लगे। जो बस्ती कभी पेट भर खाना भी नहीं जुटा पाती थी, वह रात के अंधेरे में चूल्हे का धुआं उगलने लगी। कुछ ऐसे गाँव वाले जिनसे अनाज जाया करना बर्दाश्त नहीं होता था, उन्होंने सिर्फ पानी से ही पेट भर लिया। जैसे ही रात का सन्नाटा छटा, मैंने
समय पर उठकर छोटे लोगों को खाना खिलाने की तैयारी की। अचानक देखा कि गांव वाले तो बहुत पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। यहाँ तक कि खुली जगह में मेज कुर्सियों की कतारें भी लग गई थी। मैं साफ देख सकता था कि उनमें से कुछ गांव वालों की आंखों में बेचैनी थी, जैसे वे बस फौरन खाना चाह रहे हों। यह एहसास मानो मुझे पहली बार उनसे मिलने के पल में ले गया। मैंने अनायास सिर उठाकर वक्त देखा। 我也没起晚啊，怎么感觉他们又像是饿了好几天的样子？难不成这都是因为昨晚那碗鲜？ कहते हुए मैंने जल्दी से अंतरिक्ष में पहले से तैयार रखा खाना निकाल लिया और बड़े हाथ के इशारे से सबको हंसुई कुंड के खुले मैदान के बीचों बीच रख दिया। आखिर सुबह सुबह इतना तला भुना खाना खाना ठीक नहीं था। सिस्टम की खिलाने की हिदायत के मुताबिक मैंने पतली चावल की खिचड़ी तैयार की, दूध वाली खुशबूदार रोटियां और खाने के साथ अमर मसालेदार पत्ता गोभी। गाँव वालों की आंखें जो सेहत और ताकत की उम्मीद में टिकी थी एकदम चमक उठी। सबने झटपट कटोरियां और चॉपस्टिक उठाई और लंबी तंग लाइन में लग गए। हर चेहरे पर खाने की तड़प साफ झलक रही थी। अगले ही पल खाने से भरी 3 चीनी प्लेटें एक झटके में साफ हो गई। यहाँ तक कि कटोरे की तली तक पर जरा सा भी बचा खुचा नहीं दिखा, एकदम साफ सुथरा, ऐसा कि चमक तक पड़े। मैंने देखा कि सारे गांव वाले धरती पर गिरे पड़े हैं और हंसी रोक न सका। लगता है कल रात की अमर चावल की ताकत कम नहीं थी। छोटे लोग तो भूख से एकदम बेहाल थे। लगता है अगली बार इनके लिए और ज्यादा ऐसा खाना तैयार करना चाहिए। मैंने हाथ बढ़ाकर बिना एक शब्द बोले खाली कटोरियां उठा ली और मन में छोटे लोगों के दोपहर के नाश्ते के बारे में सोचता रहा। लेकिन सोचा न था कि मेरी इस हरकत से छोटे लोगों में ऐसा हड़कंप मच जाएगा। सिर्फ एक ग्रामीण को उम्मीद भरी नजरों से वेन लिंगशी को देखते हुए देखा गया। लिंगशी जी, आज देवता जी ने क्या निर्देश दिए हैं? वेन लिंगशी ने हल्का सा सिर हिलाया। आज देवता जी ने कुछ भी नहीं कहा। ग्रामीणों के चेहरों पर जो पहले खुशी झलक रही थी वह पल भर में फीकी पड़ गई। क्या? वहीं ऐसा तो नहीं कि देवता जी हमें बहुत ज्यादा खाने का दोष दे रहे हो। गुस्सा हो गए। बाकी ग्रामीण भी जल्दी से सिर झुका लेते हैं और अपने पेट पकड़े हुए देखते हैं। आज तो सचमुच लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा खा पा रहा हूँ। कहीं देवता जी हमारे गांव से नाराज तो नहीं हो गए? काश पहले ही थोड़ा कम खा लेते। ग्रामीणों की आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगती हैं। सब अपनी ही ज्यादा खाई हुई रोटियों पर पछता रहे थे और देवता जी को नाराज कर बैठने से डर रहे थे और माहौल धीरे धीरे काबू से बाहर होने ही वाला था। यूं छिंगहुआन की जन्मजात ताकत ने अचानक एक बड़ा पत्थर चूर चूर कर दिया। शांत रहो। यूं छिंगहुआन का यह लोगों को रुलाने वाला कदम सच में बहुत असरदार था। सभी ग्रामीण यह देखकर चुप हो गए और नजरें एक साथ मंच पर खड़ी यूं छिंगहुआन पर टिक गईं। वेन लिंगशी ने इस समय धीरे से कहा, सब लोग पहले घबराओ मत। सबसे पहले देवता जी का गुस्सा जताने जैसा कोई इशारा नहीं है। हमें जरूरत से ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। और फिर देवता जी ने समय रहते कटोरा उठा लिया था। इसका मतलब है कि वे हमें हमेशा देख रहे हैं। कहते हुए वेन लिंगशी ने एक विनम्र सा चेहरा बनाकर आकाश की ओर देखा। उसकी नजरें मजबूती से यह कह रही थी, हम देवता जी की कृपा पर ही हमेशा जीते नहीं रह सकते। हमें अपनी जिंदगी भी खुद के दम पर जीनी होगी। कल देवता जी ने पानी का स्रोत दिया था तो हमें भी मेहनत से काम करना चाहिए ताकि देवता जी को निराश न होने दें। यह बात जैसे ही निकली ग्रामीण एकदम हैरान रह गए। सही बात है, आखिर हम किस चीज में पीछे रह गए? देवता जी तो पहले ही हमारे गांव पर कृपा बरसा चुके हैं। क्या फिर भी हम देवता जी से खुलकर बात नहीं कर सकते? बाकी ग्रामीण भी एक सुर में सिर हिलाने लगे। बिल्कुल, मुझे लगता है देवता जी अब बहुत दयालु हो गए हैं। पहले मैं बड़ी हवेली में काम करने गया था, अच्छी खासी कमाई तो हुई, लेकिन कभी कभी एक बात गलत निकल जाती थी तो जान पर बनाती थी। वेन लिंगशी ने देखा कि ग्रामीणों के चेहरों की घबराहट अब जा चुकी थी और मौका पाकर चुपचाप राहत की सांस छोड़ी। असल में वेन लिंगशी के मन में भी यकीन नहीं था कि देवता जी गुस्से में हैं या नहीं, वह भी नहीं जानती थी। लेकिन मन में देवता जी की कोमल और शांत छवि याद आते ही उसे लगा कि इतनी छोटी सी बात पर वे नाराज नहीं होंगे। जब वेन लिंगशी अभी मन ही मन इधर उधर के ख्यालों में डूबी थी तो हवा में से मेरी ठंडी सी आवाज आई, जिससे वेन लिंगशी ने और भी दिल पर हाथ रख लिया। तुम लोगों का पेट पहले ही कमजोर था, आज सुबह पहले कुछ हल्का खा लो, दोपहर तक यह 10 गुना बेहतर हो जाएगा। वेन लिंगशी ने मेरी बात आगे पहुंचाई तो चारों ओर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे और वे एक साथ भावुक होकर घुटनों के बल बैठ गए। इस बार मैंने उन्हें फिर से कुछ संगठित नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि वे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें कुछ लौटा नहीं सकता था। आखिरकार मुझे यही तरीका चुनना पड़ा। ठीक है, तुम सबका शुक्रिया, मुझे मिल गया। दोपहर ठीक समय पर यहाँ इकट्ठा हो जाना। जल्दी ही ग्रामीण सब तितर बितर हो गए, लेकिन इस दोपहर कोई भी खाली नहीं बैठा। सब वेन लिंगशी और यूं छिंगहुआन दोनों की निगरानी में जुट गए। यूं छिंगहुआन ने कुछ युवा और मजबूत किसानों को चुना। सबसे पहले से बनाई हुई योजना, खाने रखने वाली बड़ी मशीनें और पानी के मटके बना लो। हम खुद सफाई करेंगे, हमेशा पूर्वजों पर बोझ तो नहीं डाल सकते। वैन लिंगसी बची हुई ग्रामीणों को लेकर धान के खेतों में जी जान से काम में जुट गई। हालांकि गांव वाले पहले ही सूरज की तपिश में पसीने से तरबतर थे, फिर भी किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। गांव वाले अब सूखे और बंजर धान के खेतों को देख रहे थे। चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। पल भर में ही दोपहर के खाने का समय भी आ पहुंचा। गांव वालों ने झटपट अपने हाथों से रखे लाल पैकेट नीचे रख दिए और भागकर हांसुई चुन के खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। मैंने देखा कि उन लार टपकाते ग्रामीणों से भी ज्यादा कुछ कहना बेकार था। मैंने हाथ हिलाया
खाया और तैयार खाना सीधे नीचे उतार दिया। लेकिन आज की थाली सुबह की सादी गर्म सूप जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह मैंने खास तौर पर गांव वालों के लिए तैयार किया था। 3 व्यंजन और एक सूप, जिनमें लाल भुना मांस था, भाप में पकी मछली, टमाटर और अंडे की भुजिया और एक गर्मागर्म बैंगनी पत्ता गोभी वाला अंडे का सूप भी। अगले ही पल सब्जियों की खास महक पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों की आंखें सीधा बीच में रखे खाने पर टिक गई। मुंह में पानी आ गया। बस गांव वालों के चेहरे पर अविश्वास ही अविश्वास था। यह तो लाल भुना मांस है। यह कहते ही उस ग्रामीण की आंखों से अनायास आंसू छलक पड़े। उसे जरा भी नहीं सूझा था कि जीते जी भी मांस खाने को मिलेगा। हे पूज्य अमर, हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर की भक्ति करते आए हैं। हर दिन पूजा अर्चना करते हैं। अब समझ आया कि गांव वालों की भावनाएं इतनी तीव्र क्यों थीं। बस इसलिए कि गांव पर लगातार 3 साल से सूखा पड़ा था। गांव वालों के लिए पेट भर खाना भी एक बड़ी मुश्किल बन गया था। जो घर में मुर्गी बत्तख पालते थे वे भी सब बेच चुके थे और बदले में सूखा बेस्वाद अनाज रख लिया था। इन कुछ सालों में जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे उन्हें तो तेल चर्बी की जरा सी खुशबू भी नसीब नहीं हुई थी। जो ग्रामीण भूख से मरने की कगार पर थे, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने लंबे समय से न देखे गए खाने को देखा, उनकी भावनाओं पर काबू की हद बस वहीं तक रह गई। मैंने ग्रामीणों को अपनी भूख रोकते हुए देखा तो मन ही मन आह भरने से खुद को रोक न सका। वाकई आपदा इंसान को लाचार कर देती है। मेरे लिए तो ये सब बस एक आम सा दोपहर का खाना था, लेकिन इन लोगों के सामने यह जैसे दुआ में मांगा हुआ खाना था। इन खाने को देखकर गांव वाले तो आगे बढ़ने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर था कि कहीं आंखों के सामने की यह सब चीजें सपना न हो और जब आंख खुली तो फिर से मिट्टी चाटने वाली जिंदगी में लौट न जाएं। यह देख मैं फौरन वेन लिंगसी और युन चिंगहुआन को बुला लाया ताकि खाना सब में बांट दिया जाए। इस समय वेन लिंगसी और युन चिंगहुआन भी स्तब्धता से संभल कर होश में आए। 5 मिनट भी नहीं लगे और हर ग्रामीण के हाथ में 3 व्यंजन और एक सूप आ गया। जिस पल गांव वालों ने लाल भुना मांस मुंह में डाला, आंसू खुद ब खुद निकल पड़े। वाह क्या स्वाद है, कमाल का स्वाद। इस जन्म में इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा सोचा भी न था। अब मर भी जाएं तो भी कोई गम नहीं। बाकी गांव वाले भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन इस बार वे पहले की तरह पागलों की तरह टूट पड़े नहीं, बल्कि सब धीरे धीरे चबाने और सुकून से निगलने लगे। धीरे धीरे स्वाद लेने लगे, जैसे खाने को मुंह में रखकर उसे छोड़ना ही न चाहते हो। मैं तो अभी भी ताबूत के बगल से इन छोटों को देख ही रहा था। तभी एक जोरदार दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंज उठी। मुझे बस खाना वाली खाली थालियां समेटनी पड़ी। डर था कि गांव वाले पिछली बार की तरह फिर कुछ उल्टा सीधा न सोच बैठे और तुरंत वेन लिंगसी और युन चिंगहुआन दोनों को खबर भेज दी। मैं अभी एक काम से पहले जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से खाओ। इतना कहकर मैं उठा और दरवाजा खोला। सोचा भी नहीं था कि बाहर बड़ी शिष्या श्या लिंगसी खड़ी है। उसके हाथ में कांटों से भरी एक लता थी और वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। चेहरा बेहद गंभीर था। मैंने श्या लिंगसी का यह रूप देखा। तभी एक बड़ी जल्दी में उसने श्या लिंगसी को उठाने की बात की। श्या लिंगसी, तुम क्या करने वाले हो? घुटनों से चिपके क्या कर रहे हो? अभी उठो। लेकिन श्या लिंगसी तो जमीन पर घुटने टेकती ही रही। फिर हाथ में कांटेदार बेल को और कसकर पकड़ लिया। चेहरे पर भी जैसे कोई पक्का इरादा लिख दिया हो। गुरुदेव, कृपा करके मुझे मार दीजिए। गुरुदेव, बस मुझे एक चोट मार दीजिए। ये क्या बला है? क्यों बिना वजह लोगों को मारने पर तुले हो? क्या ये फिर से युआन शेन का अजीब कारनामा है? यह सोचकर मैंने भी श्या लिंगसी से उठने की जिद नहीं की। कहीं इंसान का मन टूट ही न जाए। फिर धैर्य से पूछताछ की। ना कोई रिश्ता, ना कोई वजह, मैं तुम्हें क्यों मारूं? मुझे एक वजह दो, वरना तुम यहीं घुटनों पर पड़े रहोगे। जमीन पर घुटने टेकती श्या लिंगसी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बहुत सावधानी से, कांपती हुई, उसने एक परखने वाली बात कही। गुरुदेव ने तो ऐसा नहीं कहा था। हर महीने हमें साधना के लिए क्रिस्पी गोली चाहिए और इन्हीं कांटेदार बेलों से मार खाने की सजा भुगतनी होती है, वरना हमें यूनिजोंग से निकाल दिया जाएगा। मैंने सिर झुकाकर श्या लिंगसी को देखा, जिसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। मेरी आंखों में हल्की सी दया चमक उठी। यह युआन शेन तो सच में अजीब किस्म का है। इतनी नाजुक सी लड़की, उस पर हाथ उठाने तक को तैयार हो जाता है, सिर्फ उसकी उस विकृत सी पसंद को पूरा करने के लिए। युआन शेन के इन 4 शिष्यों के हाथों में वाकई बड़ी आफत झेलनी पड़ती है। आखिर समझ में आ गया। श्या लिंगसी, तुम यहाँ अचानक क्यों आई? और गुस्से से तिल मिलाते हुए कांटेदार बेल पकड़े खड़ी थी। लेकिन मैं युआन शेन नहीं हूँ। मुझे लोगों को पीटने की ऐसी विकृत आदत नहीं है। तुरंत अंतरिक्ष से 4 क्रिस्पी गोलियां निकाली और श्या लिंगसी की ओर फेंक दी। ये 4 क्रिस्पी गोलियां हैं, इन्हें लेकर जाओ और सबको एक एक दे देना। आगे से मैं तुम्हें तय समय पर दे दिया करूंगा। अब मेरे दरवाजे पर कांटेदार बेल लेकर घुटने टेकने की जरूरत नहीं। श्या लिंगसी ने हाथ में पकड़ी क्रिस्पी गोलियों को देखा। वह एक पल के लिए सन्न रह गई। आंखों की हैरानी धीरे धीरे शक में बदल गई, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। डर था कि गुरुदेव का मन बदल गया तो दवा वापस ले लेंगे। तुरंत घुटनों के बल झुककर सिर टेका। गुरुदेव की कृपा के लिए धन्यवाद।
इतना कहकर वह भी चल दी जैसे मैं किसी इंसान को खाने वाला राक्षस हूँ। तलवार से टकराकर मैं भी थोड़ा पीछे झुक गया। एक लंबी सांस छोड़ी। लगता है मूल सामग्री पर मिट्टी के शरीर ने जो बुरी छाप छोड़ी थी उसे बदलना चाहता है। संभल कर, बहुत दूर तक सोचकर चलना चाहिए। दिन यूं ही एक एक करके बीतते रहे। अब का हांसुई कुन वह पुराना कंगाल और उजड़ा हुआ गांव नहीं रहा। हर चेहरे पर अब उम्मीद की चमक थी। वेन लिंगशी और युन किंगहुआन की एक एक कदम वाली अगुवाई में खाना रखने के बड़े बर्तन और पानी के घड़े पहले ही बन चुके थे। साफ करने के बाद उन पर धूल से बचाने की एक परत भी चढ़ाई जाती थी ताकि धूल न जमे। वेन लिंगशी द्वारा सुझाया गया पाठशाला भवन भी सफलतापूर्वक बढ़ा दिया गया। छात्र भी दिन ब दिन मजबूत होते गए। 无论是小孩还是老人，无论是男人还是女人，全都纷纷搬着小板凳来到学堂听温灵溪讲课。 उनकी पढ़ने की आवाज पूरे हांसुई कुन में गूंजने लगी। मैं भी हर दिन ठीक समय पर उन छोटे लोगों के लिए सिर हिलाकर आता था। मैं साफ देख सकता था कि पहले जो गांव वाले दुबले पतले हड्डी के ढांचे जैसे थे, उनके शरीर धीरे धीरे और भरने लगे। बातचीत भी अब इस पर नहीं रहती थी कि कैसे जिंदा रहें, बल्कि इस पर कि आज क्या खाने को मिलेगा। यही चर्चा रहती थी। अब सबके चेहरों पर खुशियों भरी मुस्कान बिखरती थी। जब बच्चे गाँव में खेलते कूदते शोर मचाते तो हंसी की आवाज पूरे गाँव में फैल जाती। कभी कभी बुजुर्गों की चिंतित याद दिलाने वाली आवाज भी सुनाई देती। देखो, वो बच्चा फिर से बुजुर्गों को चिढ़ा रहा है, बड़ा शरारती है। काफी देर हो गई। काश मैं फिर से उस अमर जैसे बड़े भाई को न देखता। पूरी हुई। पलक झपकते ही वह बिना कोई निशान छोड़े ओझल हो गया। वेन लिंगसी ने जब मेरे पास एक बार फिर सफलतापूर्वक अन्न पहुंचाया, तभी मुझे रोक लिया। अमर, ठहरो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ चीजें हैं। अगले ही पल वेन लिंगसी ने हाथ हिलाया। गांव वाले बोरियों में दाना चावल उठाए बाहर आ गए। यह उनकी पतझड़ के बाद की पहली फसल थी। मैंने गिनती की, पूरे 10 बोरे। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। यह क्या मतलब हुआ? वेन लिंगसी ने सबसे पहले मेरे आंगन में आकर धीरे धीरे कहना शुरू किया। अमर, यह इस साल हमारी पहली अन्न प्राप्ति है, लेकिन अगर आपकी दी हुई अनमोल जल स्रोत न होती तो हम कब के भूख से मर गए होते। यह हमारी थोड़ी सी भेंट है। उम्मीद है अमर इसे स्वीकार करेंगे। उस क्षण हर गांव वाले के चेहरे पर कृतज्ञता एकदम सच्ची थी, जरा भी बनावटी नहीं। गांव वालों की एक एक आंख में सच्ची विनती झलक रही थी। मेरा दिल खुद ब खुद कांप उठा। दूसरों की मदद करना इतनी बड़ी तसल्ली देने वाली बात भी हो सकती है। मैं गांव वालों की यह नेकनियति ठुकरा नहीं सका, लेकिन यादगार के तौर पर एक बोरा चावल ही ले पाया। तुम्हारी यह भावना मैंने स्वीकार कर ली। बस जो थोड़ा बहुत बचा है उसे तुम लोग रख लो। इस तरह मैं और भी खुश हो जाऊंगा। वेन लिंगसी मेरी बात आगे पहुंचा दी। हालांकि मैंने ये सारे चावल पूरी तरह नहीं लिए, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर जरा भी मायूसी नहीं थी। उल्टा सबके चेहरे पर जोश भर आया, क्योंकि उनके लिए मैं तो वैसे भी दूर का देवता था। थोड़ा बहुत लेन देन भी हो जाए वही बहुत है। यहाँ तक कि गांव वालों ने इस दिन को मनाने के लिए रात को अलाव उत्सव करने की भी तैयारी कर ली। उसी समय मेरा बड़ा शिष्य फिर से मेरे कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाने आया, लेकिन इस बार उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे तुरंत एक गूढ़ औषधि दे दी। इस एक महीने में मैंने अपने 4 शिष्यों में से किसी को भी कभी डांटा नहीं और न ही जानबूझकर मुश्किल खड़ी की। शायद शेया लिनक्शी ने मेरे बदले हुए स्वभाव को भांप लिया था। इस बार वह बीउन शेन की तरह मुझे छिपकर नहीं टाल रही थी, बल्कि जाते जाते हल्की सी मुस्कान छोड़ गई। गुरुदेव, औषधि के लिए धन्यवाद। इन दिनों मौसम काफी ठंडा है। गुरुदेव, आप तसल्ली से तौंगस्त होते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। कहकर वह चली गई। शेया लिनक्शी मुड़कर चली गई। मैंने दूर जाते अपने बड़े शिष्य की परछाई देखी। हालांकि इस बार शिया लिनक्शी की बातें पिछली बार से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन मुझे साफ समझ आ गया था कि इस बार वह दिल से बोल रही थी। मेरी नजर दूर तक गहराते अंधेरे आसमान पर टिक गई। पीछे छोटे से संसार में अलाव उत्सव की तैयारियों की चहल पहल कानों में पड़ रही थी और मेरे होंठ अपने आप हल्के से उठ गए। मुझे समझ आ गया कि यही तो वह जिंदगी है जिसकी मैंने नींद में भी कामना की थी। अब हर दिन की भागदौड़ नहीं, बल्कि एक खाली सी सुनसान किराए की जिंदगी। मैं इस रिश्तों से जुड़े हुए और गर्मजोशी भरे संसार में रहना चाहता था, छोटे से संसार की हर चीज की हिफाजत करते हुए। इसी समय बहुत पहले से गायब सिस्टम अचानक फिर प्रकट हुआ। बधाई हो, मेजबान ने सफलतापूर्वक 1000 जिन अन्न पहुंचाया। पत्थर गांव का मानचित्र अब अनलॉक हो चुका है। आशा है मेजबान आगे भी मेहनत जारी रखेगा और ज्यादा छोटे लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा। मैंने इशारा की हुई दिशा में एक और उजड़ते टूटे फूटे गांव की ओर देखा। तभी अचानक मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आंखों के भीतर फिर से अडिग रोशनी जल उठी। लगता है यह सफर अभी बहुत दूर तक चलने वाला है और मैं फिर से इतनी जल्दी जिंदा हो उठा। पत्थर गांव, ठहरो, तुम्हारे उद्धारक आ गए हैं।